वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मिशन जेआरएफ सीरीज में जो हमने अपकमिंग एग्जाम के लिए लॉन्च की है, जिसमें हम हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं आपको यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक को कंटिन्यू करने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें कि हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम न्यूक्लियोटाइड एंड लिपिड और फैट के मेटाबॉलिज्म को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे नई यूनिट को शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी, पूरा बेनिफिट उठाया होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी फिर आज की क्लास पर, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड एंड फैट एंड लिपिड का। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बेहद सी बढ़िया सी जानकारी आपके लिए ये है कि अभी आप यदि अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमने दिसंबर 2025 के लिए अपना सपना जेआरएफ ने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको ये सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। खास बात अभी फिलहाल इस कोर्स की ये है कि इस पर अभी 1000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट चला हुआ है। यदि आप ASJ 100 कूपन कोड यूज करते हैं तो पहले 100 स्टूडेंट के लिए ये कूपन कोड अवेलेबल है और बहुत ही कम सीट बाकी हैं। तो यदि आप अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन रहने वाला है आपकी तैयारी को लेकर के। चलिए, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की रिएक्शन आती हैं। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो टाइप की रिएक्शन आती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में चीजें टूटती हैं और एनाबॉलिक में चीजें बनती हैं। और ये ऐसी रिएक्शन है जो लगातार हमारे सेल में चल रही हैं। जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती हैं उनको कैटाबॉलिक करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जो बनाना है, जिसकी जरूरत है, उनको बना लिया जाता है। तो हमारी सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, खासकर 4 हैं। जैसे कि इसमें प्रोटीन आएगा, एक आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, थर्ड आपका जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स है, और फोर्थ आपके फैट एंड लिपिड्स है। फैट हैं एंड लिपिड्स हैं। इनका मेटाबॉलिज्म हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको न्यूक्लियोटाइड, फैट, लिपिड का पढ़ाने वाली हूँ। ये न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं हमारे सेल में? डीएनए बनाते हैं एंड आरएनए बनाते हैं। और हमने पढ़ाई है अपने जो एंजाइमोलॉजी वाला पार्ट है उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। डीएनए और आरएनए बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और ये न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं पेंटोज शुगर होती है, जिसके फर्स्ट कार्बन पर बेस लगा होता है और फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट लगा होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ऐसे बहुत सारे इकट्ठे होकर के डीएनए एंड आरएनए बनाते हैं। तो इसी न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस को और ब्रेकडाउन को हम देखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको पता ही है, एक पेंटोज शुगर होती है जिसके फर्स्ट कार्बन पर हमारा प्यूरिन या पायरिमिडीन बेस लगा होता है, फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट लगा होता है। ये जो बेस यहाँ पर है, ये बेस प्यूरिन भी हो सकता है, पायरिमिडीन भी। फर्क क्या होता है? प्यूरिन में 2 रिंग प्रेजेंट होती है, पायरिमिडीन में सिंगल होती है। प्यूरिन के नाम पर हमारे पास एडेनिन है एंड गुआनिन है, और पायरिमिडीन के नाम पर हमारे पास साइटोसिन, थायमिन एंड आरएनए की बात करें तो यूरेसिल होता है। तो ये तीनों दोनों टाइप के मिलकर के यहाँ लग जाते हैं, अलग अलग टाइप के फिर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ये जो प्यूरिन है एडेनिन गुआनिन होता है, और आपका जो पायरिमिडीन है वो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। अब हमारे पास कितने तरीके हैं जिससे कि हम इनको बना सकते हैं? सो 2 तरीके हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाने का। एक होता है डी नोवो। डी नोवो का मतलब होता है कुछ चीजें आप बिल्कुल शुरुआती तौर से ही बना रहे हैं, आपने कुछ भी पुरानी चीजें यूज नहीं की हैं, सब कुछ आप एक एक एटम को नए तौर से लगा रहे हैं। इसे बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक ये होता है कि पहले से कोई डीएनए रहा होगा, उस डीएनए को ब्रेक डाउन किया गया, उससे जो न्यूक्लियोटाइड निकले हैं उनका कुछ पार्ट यूज कर लिया गया है, कुछ पार्ट किसी और का यूज कर लिया है, मिलाकर के बनाया है न्यूक्लियोटाइड, जिसे बोलते हैं साल्वेज पाथवे। तो हमारे सेल के पास 2 तरीके होते हैं
न्यूक्लियोटाइड को बनाने के। एक तो ये होता है कि अगर पहली चीजें काफी सारी एक्यूमुलेट हो गई हैं, उन्हीं को यूज करके उन्हीं से नई चीजें बना लेगा, इसे बोलते हैं साल्वेज पाथवे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, चीजें ज्यादा नहीं है रीयूज करने के लिए, तो फिर वो नए तौर से बनाता है, जिसको बोलते हैं डी नोवो पाथवे। पहले मैं आपको समझा रही हूँ डी नोवो पाथवे क्या होता है। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बिगिन विद देयर मेटाबॉलिक प्रिकर्सर्स, अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट चाहिए होता है, CO2 एंड NH3। मैंने आपको बताया भी था कि जो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनका जो बेस होता है, उन्हें बनाने के लिए बहुत से अपने अमीनो एसिड यूज किए जाते हैं, CO2 यूज किया जाता है, जो आकर के नाइट्रोजन कार्बन डोनेट करते हैं, जिससे बेस बनता है। उसी बेस को फिर हम फॉस्फेट शुगर पर लगा देते हैं। तो ऐसे यहाँ बनाया जाएगा। साल्वेज पाथवे रिसाइकिल करता है चीजों को, द फ्री बेस, जो पहले फ्री बेस रखे हुए हैं सेल के अंदर, उनको रिसाइकिल करने का काम करता है साल्वेज पाथवे। बेस एंड न्यूक्लियोसाइड रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन, पहले से जो न्यूक्लिक एसिड है उसके ब्रेकडाउन से जो चीजें आई हैं, उन्हीं को रिसाइकिल करके नई चीजें बना दी जाती हैं। अब दोनों में बात क्या है कि फ्रेमवर्क, पहले मैं आपको समझा रही हूँ डी नोवो पाथवे, क्योंकि ये आसान है, चीजें बस जोड़नी है, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। पहले देखते हैं कि नए शुरुआत कैसे होती है, नई चीजें कैसे बनती हैं। सो देखो, द फ्रेमवर्क फॉर अ pyrimidine बेस इज असेंबल्ड फर्स्ट एंड देन अटैच्ड टू द राइबोज। हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं, एक राइबोज शुगर होती है, यहां लगा है अपना बेस और यहां लगा है फॉस्फेट। एक तरीका तो ये होता है कि पूरा बेस बना लिया जाए और फिर आकर के उसको राइबोज पर लगा दिया जाए। दूसरा ये होता है कि ये पूरा फ्रेमवर्क पहले ही आ गया है और उस पर हम 1 बाय चीजें पुट कर रहे हैं। अगर आप pyrimidine यहां लगाना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाला तरीका अपनाया जाता है कि राइबोज और फॉस्फेट अलग से लगे हैं और पूरा बेस बना करके तैयार कर लिया गया है और फिर आपस में आकर के कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको pyrimidine लगाना है तो, अगर आप प्यूरिन लगाना चाहते हैं तो वहां ये चीजें पहले ही आ जाएंगी और उस पर आप 1 बाय 1 चीजों को पुट करते रहेंगे। सो फ्रेमवर्क फॉर अ pyrimidine बेस इज असेंबल्ड फर्स्ट एंड देन अटैच्ड टू द राइबोज। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम प्यूरिन की बात करें, सो फ्रेमवर्क फॉर अ प्यूरिन बेस इज सिंथेसाइज्ड पीस बाय पीस डायरेक्टली ऑनटू द राइबोज बेस स्ट्रक्चर। ये फर्क दोनों में आता है। दोनों ही डी नोवो भी और साल्वेज पाथवे भी लीड टू द सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। कोई भी पाथवे हो, आइदर आपका डी नोवो हो या फिर साल्वेज हो, दोनों ही बनाते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड और फिर उन्हें कन्वर्ट करते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में। मैं उम्मीद करती हूं आपको फर्क पता होगा। नहीं पता है तो देखो मैं बता देती हूं। राइबोन्यूक्लियोटाइड में आपको पता ही है, ये पेंटोस शुगर है, जिसके सेकंड कार्बन पर भी OH होता है, थर्ड कार्बन पर भी, फोर्थ कार्बन पर फिफ्थ कार्बन लगा है, फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट लगा है, फर्स्ट कार्बन पर लगा होता है बेस, नाइट्रोजनस बेस लगा होता है। यहां पर भी फर्क है। देखिए, अगर आप यहां प्यूरिन लगा रहे हैं तो प्यूरिन यहां अपने 9th नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है, यानी प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन, शुगर का फर्स्ट कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और अगर ये pyrimidine है, अगर ये pyrimidine है तो यहाँ फर्स्ट नाइट्रोजन, pyrimidine का जो फर्स्ट नाइट्रोजन है वो कनेक्ट होता है राइबोज के फर्स्ट कार्बन से। ये भी आप याद रखेंगे। फिर ये तो हो गया है आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड। आइदर यहाँ आप एडेनिन लगा रहे हैं, ग्वानिन लगा रहे हैं, यूरेसिल लगा रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर साइटोसिन लगा रहे हैं, वो बनते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। कोई भी पाथवे हो, डी नोवो या साल्वेज, सबसे पहले वो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। फिर इनको कन्वर्ट किया जाता है डी राइबोन्यूक्लियोटाइड में बाय रिमूवल ऑफ दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को रिमूव करके फिर यहाँ सेम चीजें बन जाती हैं। बस फर्क ये देखोगे आप कि यहाँ आपकी बार H है, यहाँ पर अपना बेस प्रेजेंट है एज इट इज, यहाँ प्रेजेंट है फॉस्फेट। अब ये बन गया है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड।
जो कि डीएनए का मोनोमर है। दिस इज द मोनोमर ऑफ डीएनए, मोनोमर ऑफ डीएनए है। जबकि ये राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर ऑफ आरएनए होता है, मोनोमर ऑफ आरएनए होता है आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड। लेकिन बनते ये हैं, बाद में उनको कन्वर्ट किया जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, एक बात तो हमने ये पढ़ी है यहाँ पर कि कोई भी पाथवे हो, आइदर डीनोवो या साल्वेज, वो बनाते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। जितने भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड से। The deoxyribose sugar is generated by the reduction of ribose within a fully formed nucleotide. Furthermore, the methyl group, हाँ ये मैं आपको बाद में बता दूंगी कि हम थायमिन कैसे बनाते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं कि ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखा देती हूँ कि पायरिमिडीन कैसे बनता है। पहले पायरिमिडीन सीख रहे हैं, फिर सीखेंगे प्यूरिन को। अभी मैंने बताया है पायरिमिडीन में पहले बेस को तैयार कर लिया जाता है और फिर जाकर के हम लेके आते हैं राइबोज को जो कनेक्ट है फॉस्फेट से। जबकि प्यूरिन में पहले राइबोज फॉस्फेट पहले ही आ जाता है, उस पर 1 बाय 1 हम बेस बनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पायरिमिडीन की। आपको पता ही है पायरिमिडीन जो है एक 6 मेंबर्ड रिंग है, सिंथेसाइज फर्स्ट, देन इट इज अटैच्ड टू द राइबोज 5 फॉस्फेट। फिर आप इसे अटैच करेंगे तो राइबोज है, उसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट लगा है, बस बाकी है एक बेस का लगना। तो पहले बेस बना दिया जाएगा, यानी पायरिमिडीन पहले बन जाएगा, देन आप उसे राइबोज 5 फॉस्फेट में ऐड करते हैं। यूएमपी यानी यूरेसिल मोनोफॉस्फेट इज सिंथेसाइज एज अ पायरिमिडीन बेस। सबसे पहले 3 टाइप के होते हैं पायरिमिडीन, थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। सबसे पहले बनता है यूरेसिल और इस यूरेसिल से ही आप साइटोसिन और जो आपका थायमिन है वो बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए का मोनोमर है और आरएनए में कभी भी थायमिन नहीं होता है। तो पहले जो है बनता है यूरेसिल वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड, उसे फिर कन्वर्ट करते हैं डीऑक्सी में और फिर थायमिन बनाते हैं, क्योंकि थायमिन राइबो फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमेशा डीऑक्सी फॉर्म में ही मिलता है। पायरिमिडीन रिंग आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बोमोइल फॉस्फेट। किससे बनता है ये? कार्बोमोइल फॉस्फेट से एंड एस्पार्टेट से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ये होता है पायरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर। तीनों टाइप के जो पायरिमिडीन है सबका बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है। बाद में जाकर के इनके 2-4 पर ऑक्सी आता है, 5 पर मिथाइल आता है, वो अलग अलग बन जाते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है। जिसमें आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट नाइट्रोजन है जो कनेक्ट होता है शुगर से, 6th कार्बन है, 5th कार्बन है, 4th कार्बन है, ये चारों कंपाउंड, ये चारों एटम डोनेट करता है एस्पार्टेट अमीनो एसिड। जबकि जो 3rd वाला जो नाइट्रोजन है वो ग्लूटामाइन जो अमीनो एसिड है वो देता है, और जो आपकी 2nd कार्बन है वो देता है बाइकार्बोनेट आयन। और सबसे पहले ग्लूटामाइन का जो अमीनो ग्रुप है और हमारा जो CO2 है, ये दोनों कंबाइन होकर के बनाते हैं कार्बोमोइल फॉस्फेट। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बोमोइल फॉस्फेट 3rd नाइट्रोजन और 2nd कार्बन देता है, और बाकी एस्पार्टेट, ये जो बची हैं 4 चीजें, वो एस्पार्ट देता है। तो आपको इंडिविजुअली भी याद करना है, कंबाइन करके भी, क्योंकि यदि आप ग्लूटामाइन का अमीनो ग्रुप और जो आपका बाइकार्बोनेट आयन का CO2 कंबाइन कर दोगे तो वो बनता है कार्बोमोइल फॉस्फेट, जो कि 3rd नाइट्रोजन एंड 2nd कार्बन डोनेट करता है। आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट से पता लगा है कि 1st नाइट्रोजन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन एस्पार्टिक अमीनो एसिड से आता है, और 2nd कार्बन और 3rd नाइट्रोजन कार्बोमोइल फॉस्फेट कंट्रीब्यूट करता है। बहुत जरूरी पॉइंट है जो आप बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं कि ये बनेंगे कैसे। सबसे पहले मुझे जो अपना ग्लूटामाइन का अमीनो ग्रुप है प्लस बाइकार्बोनेट का जो CO2 है, उन्हें कंबाइन करके कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाना है। तो देखिए प्रीकर्सर क्या होता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट इस बाइकार्बोनेट एंड ग्लूटामाइन से मिलकर बनता है, रिक्वायरिंग द क्लीवेज ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ये फर्स्ट पाथवे ही 2 ATP को यूज करता है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय साइटोसोलिक कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। तो ये कार्बोमोइल जो साइटोसोलिक कार्बोमोइल सिंथेटेज 2 है, ये इस रिएक्शन को करता है। आपको पता भी होगा जिस भी एंजाइम के पीछे सिंथेटेज लगता है
वो बिना एटीपी के तो काम कर ही नहीं सकता है, उसे एटीपी चाहिए ही चाहिए होती है। तो यहां पर भी आप देखेंगे ये है ग्लूटामाइन का अमीनो ग्रुप जो कि अमोनिया की फॉर्म में आया है, ये बाइकार्बोनेट आयन है। ये एंजाइम दोनों को पकड़ता है, 2 एटीपी यूज करता है, कार्बामोइल फॉस्फेट बना देता है, जो आगे जाकर के सेकंड कार्बन और थर्ड नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है। फिर ये कार्बामोइल फॉस्फेट प्लस एस्पार्टेट दोनों मिलकर के बना देते हैं अपना पायरिमिडीन वाला रिंग। ठीक है जी, तो देखो ये पार्ट आप एक बार देखिएगा प्रीकर्सर के फॉर्म में। एक तो मुझे ये पार्ट चाहिएंगे दोनों, एस्पार्टेट और कार्बामोइल फॉस्फेट, उससे हमारा बेस तैयार हो जाएगा। बाकी जो चीजें बची हैं जिसमें कि आपका राइबोज आएगा, फॉस्फेट, वो आते हैं 5 फोस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में, जिसको आप शॉर्ट में PRPP बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ये है आपकी राइबोज शुगर, जिसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट लगा है और 1st कार्बन जहां मुझे अपना बेस लगाना है वहां पर 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या है? 1 पायरोफॉस्फेट। जहां 2 फॉस्फेट होते हैं उसको पायरो बोलते हैं। तो इस राइबोज शुगर के 5th कार्बन पर फॉस्फो लगा है तो नाम हो गया 5 फोस्फोराइबोसाइल, और 1st कार्बन पर लगे हैं 2 फॉस्फेट तो नाम हो गया है 5 फोस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट। यहां फॉस्फेट क्यों लगे हैं? क्योंकि यही फॉस्फेट आगे रिएक्शन करके इस कार्बन को एक्टिव बनाते हैं ताकि ये उस बेस से कनेक्ट हो सके। तो जब भी ये पार्ट जाता है कनेक्ट होने के लिए, इन दोनों फॉस्फेट को बाहर निकाल देते हैं और जो बेस हमने यहाँ तैयार किया है उसको यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, फिर ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये क्या है? राइबोज शुगर है, तो यहाँ जैसे ही बेस लगेगा तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, इतनी बातें हमने समझ ली है कि हमें प्रीकर्सर के तौर पर एक तो चाहिएगा अपना एस्पार्टेट, कार्बामोइल फॉस्फेट एंड PRPP यानी 5 फोस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ये 3 चीजें चाहिएंगी, तब जाकर के हमारा पायरिमिडीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है। चलिए रिएक्शन की फॉर्म में देख लेते हैं, बेहद ही आसान है, देख करके डरिएगा नहीं, आपको बस चीजें याद रखनी है कि किसके बाद क्या आया है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर नहीं याद रखोगे, बस सीक्वेंस याद रखोगे कि किसके बाद कौन आया है। तो देखिए सबसे पहले आएगा अपना एस्पार्टेट और कार्बामोइल फॉस्फेट, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं पहले बेस बनाएंगे देन PRPP को लेके आएंगे। एस्पार्टेट, कार्बामोइल फॉस्फेट दोनों कनेक्ट होते हैं, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये एंजाइम है जो कि एस्पार्टेट को ट्रांसफर करता है कार्बोमाइलेज पर, यानी दोनों को कनेक्ट कर देता है। जैसे दोनों कनेक्ट होते हैं तो ये जो कार्बोमोइल में फॉस्फेट है ये रिमूव हो जाता है, ये बन जाता है कार्बोमोइल एस्पार्टेट, यानी इस कार्बोमोइल पर जो फॉस्फेट लगा था उसको निकाल करके एस्पार्टेट यहाँ लगा दिया गया है। ये काम किया है इस एंजाइम ने, ये बन गया है एन कार्बोमोइल फॉर एस्पार्टेट। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। आगे देखेंगे, फिर आता है डाईहाइड्रोओराटेज। डाईहाइड्रोओराटेज आकर के पानी को निकालता है जिससे कि ये रिंग जो है बंद हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं ये रिंग यहाँ क्लोज नहीं है, तो ये जो डाईहाइड्रोओराटेज है ये आकर के H2O को रिमूव करके कंडेंसेशन रिएक्शन करके इस रिंग को क्लोज कर देता है। यहाँ पर ये क्लोज, जैसे ही क्लोज होता है तो बनता है डाईहाइड्रोओराटेट। तो पहले बना एन कार्बोमोइल एस्पार्टेट, उसके बाद बना डाईहाइड्रोओराटेट। ओराटेट बनने के बाद फिर एक एंजाइम आता है डाईहाइड्रोओराटेट डिहाइड्रोजिनेज, जो आकर के NAD पॉजिटिव को कन्वर्ट करता है NADH में, यानी NAD को उसने कर दिया है रिड्यूस्ड, और जो डाईहाइड्रोओराटेट है उसको कन्वर्ट कर दिया है ओराटेट में। स्ट्रक्चर में क्या फर्क आया है आप देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर में जो CH वाला पार्ट है ये इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है। ये काम किसने किया? हमारा डाईहाइड्रोओराटेज ने। इसको ऑक्सीडाइज किया, इसको रिड्यूस किया, रिएक्शन करने के बाद हमें ओराटेट दे दिया है। अभी हम लेके आएंगे अपने PRPP को। ये देखो ओराटेट तैयार हो गया है, हमारा बेस कंप्लीट, जो बेसिक बेस स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लेके आएंगे PRPP को। डन।
तो सबसे पहले हम किसको लेके आए, एस्पार्टेट को। हमने उसे कनेक्ट किया कार्बोमोइल फॉस्फेट से, बन गया एन कार्बोमोइल एस्पार्टेट। उसके बाद फिर बना डाईहाइड्रा ओराटेट, जिसमें कि रिंग क्लोज हो गई है, फिर बना ओराटेट। ओराटेट बनने के बाद आप पीआरपीपी को लेके आएंगे। पीआरपीपी देखो आ गया है। अब इसके दोनों फॉस्फेट निकल गए हैं बाहर, क्योंकि जहां फॉस्फेट लगे हैं वहीं पर मुझे ये ओराटेट लगाना है, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये जैसे ही दोनों रिमूव होते हैं, राइबोस का ये फर्स्ट कार्बन एक्टिव हो जाता है, और ये इस ओराटेट को, और ओराटेट का जो फर्स्ट नाइट्रोजन है, मैंने बताया ना पैरामिडीन अपने फर्स्ट नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है, तो ये इसका फर्स्ट नाइट्रोजन है। यहां पर देखिए ये कनेक्ट हो गया है, इसे आप बोलते हैं ओराटाइडाइलेट। जैसे ही ओराटेट पीआरपीपी पर कनेक्ट हुआ, इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे ओराटाइडाइलेट, जिसमें राइबोस शुगर है, फॉस्फेट है, और साइड में यहाँ ओराटेट है। अब आता है ओराटाइडाइलेट डीकार्बोक्सिलेज, जो आकर के CO2 को यहाँ से रिमूव करता है। अब जाकर ये बना है आपका UMP, यानी यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। यूरेसिल की स्ट्रक्चर होती है 2,4 डाइऑक्सी, आप देख सकते हैं 2 पर ऑक्सी है, 4 पर ऑक्सी है, ये बन गया आपका यूरेसिल और मोनोफॉस्फेट है। इसे बोलते हैं आप यूरिडाइलेट। यही है हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो कि UMP की फॉर्म में, मतलब अभी एक फॉस्फेट लगा है। यदि आपको 2 फॉस्फेट और लगाने हैं तो वो UTP बन जाएगा। इसमें आप सीधा काइनेज को लेके आएंगे, काइनेज 2 ATP यूज करेगा, यहाँ से 2 फॉस्फेट उठाएगा और इस पर यहाँ 2 फॉस्फेट और ऐड कर देगा, ये बन जाएगा आपका UTP। तो बस ये इतना सा पाथवे है। इसमें करेंगे क्या, आप इनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेंगे, बस ऐसे लिखना है। सबसे पहले बना हमारे पास एन कार्बोमोइल एस्पार्टेट, फिर डाईहाइड्रो ओराटेट, देन ओराटेट, ओराटेट, फिर लेके आए हम पीआरपीपी को, तब बन गया ओराटाइडाइलेट, और बस उससे सीधा बना हमारा यूरिडाइलेट यानी यूएमपी। यूएमपी से यूटीपी बनाने के लिए हम काइनेज को लेकर के 2 फॉस्फेट लगा दिए हैं, और दोनों फॉस्फेट से बन गया है यूटीपी। अब इस यूटीपी यूएमपी से ही बाकी जो 2 बेस बच गए हैं, थायमिन वाला और आपका साइटोसिन वाला, वो आप बना लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक पाथवे, जिसमें हमने पहले ओराटेट बनाया, फिर ओराटाइडाइलेट, फिर यूरिडाइलेट, और फिर यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि साइटिडिन कैसे बनेगा। आपको पता होगा यूरेसिल और साइटोसिन के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। यूरेसिल में 2 पर होता है ऑक्सी और 4 पर भी ऑक्सी ग्रुप होता है, जबकि साइटोसिन जो है, साइटोसिन में 2 पर ऑक्सी होता है लेकिन 4 पर अमीनो ग्रुप होता है। अब अमीनो ग्रुप लेके आना पड़ेगा एक, बस ऐसा करना है कि जो अपना बनाया ना अभी यूएमपी, उसका जो फोर्थ वाले पार्ट पर जो ऑक्सी लगा है, वहां से हटा करके आप अमीनो ग्रुप लगा देंगे। तो ये देखो, तो यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट यूटीपी जो बना है, उससे अगर मुझे बनाना है सीटीपी, तो मैं लेके आई हूं साइटिडाइलेट सिंथेटेज को, जहां ग्लूटामाइन आता है। ग्लूटामाइन आकर के अमीनो ग्रुप को डोनेट कर देता है और ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्लूटामाइन के पास 2 अमीनो ग्रुप होते हैं। यदि वो एक डोनेट कर देगा एमाइड वाला, तो वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एटीपी को यूज किया जाएगा। और आप देख सकते हैं 4th कार्बन पर, जहां पहले ऑक्सी लगा था, वहां पर लग गया है अमीनो। तो बस इतना ही करना है कि आपने यूटीपी बना लिया है। अब उस यूटीपी पर उसका जो 4th वाला कार्बन है, वहां से ऑक्सी हटा करके आप अमीनो ग्रुप लगाएंगे। अमीनो ग्रुप कौन देगा, ग्लूटामाइन देगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, और आप देख सकते हैं सीटीपी तैयार है। ये सीटीपी यहाँ तैयार, तो 2 चीजें बन गई हैं, यूटीपी बन गया है, सीटीपी बन गया है, और दोनों चाहिए होते हैं आरएनए में कन्वर्ट, मतलब आरएनए के मोनोमर में बन गए। अब मुझे बनाना है थायमिन, और थायमिन क्या है, थायमिन एक ऐसा बेस है जो राइबोफोम में तो मिलता ही नहीं है। मतलब किसी शुगर पर अगर यहाँ OH लगा है, यहाँ थायमिन हो ही नहीं सकता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले हम ये जो यूटीपी हमने बनाया है, इसको डीऑक्सी यूटीपी में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको थायमिन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये देखिए, ये है आपका यूडीपी, या आप यूटीपी या यूएमपी ले सकते हैं, जो भी अभी बना के हम आए हैं।
ये हमने ले लिया। पहले हम यूडीपी को डी, स्मॉल डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज हो गई है, पहले उसे आप डी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन करेगा? रिडक्टेज, एक एंजाइम होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, जो उसको रिड्यूस करके डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो बन गया है DUDP। अभी यूरेसिल में और थायमिन में कितना फर्क होता है? यूरेसिल में 2,4 डाइऑक्सी, थायमिन में भी 2,4 डाइऑक्सी, बस थायमिन के 5th कार्बन पर एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप होता है। तो अगर मुझे यूरेसिल से थायमिन बनाना है तो बस मुझे एक मिथाइल ग्रुप और चाहिए, मैं थायमिन बना सकती हूँ। फिर यहाँ पर देखिए ये बन गया डी, हम फिर काइनेज को लेके आए, हमने इसको DUTP में कन्वर्ट कर लिया। अब DUTPase आता है जो आकर के इसको DUMP में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आता है हमारा थायमिडाइलेट सिंथेज जो आकर के मिथाइल ग्रुप डोनेट करवाता है, और यहाँ बन जाता है DTMP। तो आपने देखा यूरेसिल से इसे बनाना आसान है, यूरेसिल से इसे बनाना आसान है। अच्छा, अगर साइटोसिन से मैं बनाना चाहूँ तो देखो साइटोसिन से डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, पहले आप साइटोसिन को कन्वर्ट कीजिए यूरेसिल में, और फिर यूरेसिल को कन्वर्ट कर सकते हैं थायमिन में, जैसे कि हमने अभी किया है। ठीक, तो पहले हमारे पास जो साइटोसिन है जिसके 2 पर ऑक्सो होता है और 4 पर होता है अमीनो, तो पहले मैं क्या करूंगी, इस साइटोसिन को कन्वर्ट करूंगी यूरेसिल में, यानी 2 पर ऑक्सो है, 4 पर भी ऑक्सो कर दूंगी, ये कन्वर्ट हो गया है अपना यूरेसिल में। अब मैं इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ थायमिन में, कैसे? 2 पर ऑक्सो रहने दूं, 4 पर भी ऑक्सो रहने दूं, और 5 पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूंगी, तो ये बन जाएगा थायमिन। तो इस तरीके से सारे टाइप के पायरिमिडीन वाले जो बेस है वो बन चुका है, आइदर वो हमें आरएनए में लगाना हो या डीएनए में। बनते हैं सारे आरएनए वाले ही, आरएनए के मोनोमर वाले ही। अगर आप उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं डीएनए के मोनोमर के लिए, तो आप रिडक्टेज को लेके आएंगे, आपने CDP को DCDP में कन्वर्ट कर दिया है, अब ये पार्ट डीएनए में जाकर के इनकॉर्पोरेट हो सकता है। ऐसे ही UDP DUDP में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये डीएनए में नहीं लगेगा, ये DUDP में कन्वर्ट केवल इसलिए हुआ है ताकि ये थायमिन बना सके, और थायमिन फिर डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है और थायमिन आरएनए में नहीं होता है, लेकिन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ताकि सारी चीजें बन जाए। तो ये है पायरिमिडिन का सिंथेसिस। ठीक है, अब हम आ गए हैं प्यूरिन के सिंथेसिस पर, कि ठीक है हमने बना लिया, प्यूरिन कैसे बनेगा? थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, वहां हमने पूरा ओराटेट बना करके तब हम PRPP को लेके आए थे। यहाँ स्टार्टिंग में ही PRPP आ जाता है और बाद में चीजें ऐड करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये भी हमने सीखा था लास्ट वाली क्लास में, हमने सीखा था कि जो अपना प्यूरिन का पूरा प्रीकर्सर है वो किस किस से बनता है, जिसमें कि ये जो 9th नाइट्रोजन है और 3rd नाइट्रोजन है ये डोनेट किए जाते हैं ग्लूटामाइन की हेल्प से। आपका जो 7th नाइट्रोजन है, 4th कार्बन है, 5th कार्बन है, 7th नाइट्रोजन है, ये ग्लाइसिन देता है। 6th कार्बन CO2, 1st नाइट्रोजन एस्पार्टेट, 2nd वाला जो कार्बन है फॉर्मेट, 8 वाला जो कार्बन है वो भी फॉर्मेट देता है। तो यहाँ हमें ये चीजें चाहिएंगी बनाने के लिए प्यूरिन को। अब आइदर वो एडेनिन बनेगा या ग्वानिन, ये बाद की बातें हैं, बाद में आगे चीजों को ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर 6 पर अमीनो ग्रुप ऐड कर देते हैं, वो सब अलग रहता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये है जो हमें चाहिएगी। चलिए देखते हैं कैसे सिंथेसिस होती है। इसमें भी आप केवल फ्लो चार्ट याद रखेंगे, कौन किसके बाद आता है। जैसे हमने वहां देखा था कि पहले अपना कौन बनता है, ओराटेट, उसके बाद फिर चीजें प्रोसीड होती है। यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे चीजें बनेंगी। तो ये देखो पूरा PRPP आ गया है, इस पर फॉस्फेट भी लगा है, ये भी आ चुका है। अब यहाँ फर्स्ट कार्बन है हमारी शुगर का, इसका 9th नाइट्रोजन सबसे पहले आएगा, क्योंकि 9th नाइट्रोजन कनेक्ट करता है शुगर के फर्स्ट कार्बन से, तो सबसे पहले 9th नाइट्रोजन आएगा। और 9th नाइट्रोजन कौन डोनेट करता है, यानी सबसे पहले वही आना चाहिए। 9th नाइट्रोजन देता है आपको ग्लूटामाइन, तो सबसे पहले ग्लूटामाइन हमारे इस रिएक्शन में आएगा, ग्लूटामाइन आएगा, 9th नाइट्रोजन दे देगा जो यहाँ कनेक्ट हो जाता है। फिर आता है आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आकर के 4th कार्बन, 5th कार्बन और 7th नाइट्रोजन देता है। फिर आता है फॉर्मेट,
जो आकर के कार्बन नंबर 8 देता है। अभी ये रिंग क्लोज नहीं हुई है, ये आ गया है, ये आ गए हैं ये। अब फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आता है, फिर आता है अगेन ग्लूटामाइन आकर के थर्ड वाला नाइट्रोजन देता है, ठीक। उसके बाद फिर CO2 आता है, वो आकर के छठा कार्बन देता है। फिर एस्पार्टेट आता है, एस्पार्टेट आकर के फर्स्ट नाइट्रोजन, और फिर लास्ट में फॉर्मेट आकर के सेकंड कार्बन देता है। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे बस। सबसे पहले कौन आएगा, जो कनेक्ट करता है, यानी ये पार्ट तो आ ही गया है। सबसे पहले ग्लूटामाइन आकर के 9th नाइट्रोजन देगा, फिर ग्लाइसिन आकर के 4th कार्बन, 5th कार्बन, 7th नाइट्रोजन देगा, फिर फॉर्मेट आकर के 8th कार्बन देगा। ये रिंग कंप्लीट। आफ्टर दैट आपका जो फर्स्ट थर्ड नाइट्रोजन है, पहले ये आता है, यानी फिर से ग्लूटामाइन आएगा, क्योंकि ग्लूटामाइन ही थर्ड नाइट्रोजन देता है। फिर आपका 6th कार्बन आएगा, जो कि देता है CO2, फिर नाइट्रोजन 1 एंड देन कार्बन 2। आफ्टर दैट ये पूरा रिंग कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा बेस बन करके तैयार हो जाएगा, और साथ में ये भी लगे हैं, तो पूरा एक तरीके से न्यूक्लियोटाइड बन गया है। बट अभी ये एडेनिन ग्वानिन नहीं बना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनी है। एडेनिन बनाने के लिए और ग्वानिन बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप चाहिए होते हैं। जैसे साइटोसिन बनाने के लिए एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप चाहिए था, जो आकर के ग्लूटामाइन ने दिया था। यहाँ भी बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। आगे ये एडेनिन बनेगा या ग्वानिन, वो डिपेंड करेगा कि कौन एटीपी का सोर्स आया है और कौन आकर के अमीनो ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे बनता है अपना प्यूरिन। तो देखिएगा, ये जो सबसे पहले पार्ट बनता है ना, ये वाला जो अभी हम बना के हटे हैं, इस बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनोसिनेट। इसे बोलते हैं इनोसिनेट, यानी यहाँ पर इनोसिन है और मोनोफॉस्फेट, ये राइबोज है, एक फॉस्फेट लगा है। जैसे आपको याद हो, मैं कनेक्ट कर देती हूँ, वहां पर बना था ओराटाइडाइलेट, यानी राइबोज थी, फॉस्फेट था एंड ओराटेट था। यहाँ पर बना है इनोसिनेट, यानी राइबोज है, फॉस्फेट है, उस पर लगा है इनोसिन। ये वही इनोसिन है जो अभी हम बना के आए हैं। अब इससे एडेनिन बनेगा या ग्वानिन, वो चीजें डिपेंड करती हैं। देखिए कैसे, अगर एस्पार्टेट आया है, अमीनो ग्रुप डोनेट करने के लिए एस्पार्टेट आया है, और साथ में जीटीपी एज ए एनर्जी सोर्स आया है, तो वहां बनेगा आपका एडेनिन। वहां बनता है एडेनिन वाला अमीनो एसिड, एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड, यानी एडिनाइलेट, AMP। तो आप याद रख सकते हैं, A4 एस्पार्टेट होता है, A4 होता है एडेनिन। तो एडेनिन के लिए जो अमीनो ग्रुप देता है वो आपका एस्पार्टेट देता है, और जीटीपी लगती है एनर्जी के लिए। यहीं पर अगर मैं ग्वानिन की बात करूं तो G4 ग्वानिन है और G4 है आपका ग्लूटामाइन। तो ग्वानिन बनाने के लिए ग्लूटामाइन अमीनो एसिड डोनेट करता है और यहाँ लगती है ATP। तो यहाँ एडेनिन बनाने के लिए अमीनो ग्रुप देगा एस्पार्टेट, एनर्जी देगा GTP। और आपको अगर ग्वानोसिन बनाना है, मतलब कि ग्वानिन बनाना है और ग्वानाइलेट बने, तो वहां जो अमीनो ग्रुप है वो प्रोवाइड करता है आपका ग्लूटामाइन, एंड ATP जो एनर्जी है वो देती है ATP। देन फाइनली आपका जो यहाँ सेकंड वाला जो पार्ट है उस पर भी आकर अमीनो ग्रुप कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे बनते हैं AMP, ऐसे बनता है GMP। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये एंजाइम आता है एडेनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज, ये आकर के कनेक्ट करता है, फिर फ्यूमेरेट यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये अपना एडेनिन बन जाता है। यहाँ पर इनोसिनेट पर IMP डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है, पहले बनता है जेंथेनाइलेट और फिर उससे बनता है ग्वेनाइलेट। तो ये भी आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है जी, तो ये बना है आपका प्यूरिन। आफ्टर दैट ये हमने देख लिया डीनोवो पार्ट। डीनोवो में आप ऐसे बना सकते हैं, आपने देखा हर एक चीज, हर एक एटम जो है हमने 1 बाय 1 बाय 1 बाय कनेक्ट किया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि पुराना उठा के लाए हैं वो कनेक्ट कर दिया। ये है आपका डीनोवो पाथवे। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें कनेक्ट हुई होंगी। अब मैं आपको सिखा रही हूँ साल्वेज पाथवे, जिसमें चीजें रिसाइकिल होती हैं। जैसे देखिएगा, साल्वेज पाथवे में क्या होगा, प्यूरिन एंड पैरामिडीन बेसिस आर रिसाइकिल्ड बाय साल्वेज पाथवे। एक मिनट रुकिएगा। तो साल्वेज पाथवे में चीजें रीयूज की जाती हैं, रिसाइकिल्ड की जाती हैं। देखो कैसे, वन ऑफ द प्राइमरी साल्वेज पाथवे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रिएक्शन catalyzed by the
एडिनोसिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। बस इतना किया। देखो तुम्हारे पास सपोज करो एक डीएनए था, इस डीएनए में यहां बेस लगे हुए थे, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेज आया, उसने ये बॉन्ड कट किया, बेस सेपरेट हो गया। कौन सा बेस है? मान लीजिए एडेनिन है ये, ठीक, एडेनिन पूरा तैयार है, बस अलग हो गया है। आप लेके आएंगे PRPP को, यानी 5 फोस्फोराइबोसाइल पायरोफोस्फेट, और बस दोनों फोस्फेट हटाओगे, यहां इसको कनेक्ट कर दोगे, ये क्या बन गया है? राइबोज। इधर लगा है फोस्फेट, और यहां आपने आकर के बस इसको कनेक्ट कर दिया है, ये बन गया है एडेनिन। बस ये बना आपका न्यूक्लियोटाइड, कुछ नया नहीं, ये पहले से है, ये पहले से बना हुआ है, आपने बस कनेक्ट कर दिए। जो एंजाइम ये काम करता है कि इस एडेनिन को जो पूरा बना बनाया है उसे यहाँ कनेक्ट कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। नाम से इंडिकेशन है, ऐसा एंजाइम जो फोस्फोराइबोसाइल पर एडिनोसिन को ट्रांसफर करेगा, in which free adenine react with PRPP to yield the corresponding adenine nucleotide। तो अगर आपको एडेनिन बनाना है तो आप इस एंजाइम को लेके आएंगे और चीजें कनेक्ट करा देंगे। अगर ग्वानिन बनाना है तो ग्वानिन और एक हाइपोजेंथिन एक और बेस होता है, सो फ्री ग्वानिन और हाइपोजेंथिन जो कि डीएमिनेशन प्रोडक्ट होता है एडेनिन का। यदि एडेनिन के पास जो 6th कार्बन पर अमीनो ग्रुप होता है ना, आप उसे यदि हटा देंगे तो वहां ऑक्सो ग्रुप आ जाएगा, उसे बोलते हैं हाइपोजेंथिन। तो फ्री ग्वानिन है, हाइपोजेंथिन है, आर साल्वेज्ड इन द सेम वे, लेकिन एंजाइम अलग हो गया है। एंजाइम का नाम है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। मतलब ऐसा एंजाइम जो कि PRPP पर या तो अगर ग्वानिन है तो वो ऐड कर देगा, हाइपोजेंथिन है तो वो ऐड कर देगा। जैसे यहाँ इसने एडेनिन ऐड किया, ये ग्वानिन और हाइपोजेंथिन ऐड करता है। एंजाइम का नाम आप याद रखेंगे एडेनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, और यहाँ HGPRT नाम भी सुना होगा आपने, HGPRT यानी हाइपोजेंथिन ग्वानिन पायरोफोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। A similar salvage pathway exists for pyrimidine base in the microorganism and possibly in mammals. Pyrimidine phosphoribosyl transferase will reconnected uracil but not cytosine to PRPP। यानी बेसिकली जो आपके प्यूरिन होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा साल्वेज पाथवे यूज किया जाता है। द रीजन बिहाइंड कि जो प्यूरिन है अगर उनको कैटाबोलाइज किया जाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगी भी आगे, अगर उनको कैटाबोलाइज किया जाता है तो वो बनाते हैं यूरिक एसिड बनाते हैं। और अगर पायरामिडीन को किया जाए, अगर पायरामिडीन को किया जाता है वो बनाते हैं यूरिया। तो इन केस अगर पायरामिडीन ज्यादा हो भी गया है तो उसे यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। अगर प्यूरिन ज्यादा हो गया और उसको कैटाबोलाइज करना पड़ा तो वो बनाएगा यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड हमारी बॉडी से जल्दी से एक्सक्रीट नहीं होता है, वो अपने क्रिस्टल बना लेता है जो हमारे जॉइंट में जाकर के फंस जाता है, जिससे हमारे जॉइंट जो स्वेल हो जाते हैं, पेन करते हैं, जिसको गाउट डिजीज बोलते हैं। इसीलिए मेक श्योर किया जाता है कि जितने भी प्यूरिन है उनको रिसाइकिल कर दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें कैटाबोलाइज करेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पायरामिडीन का साल्वेज पाथवे थोड़ा कम चलता है एज कंपेयर टू प्यूरिन। और अगर बात भी करें तो साल्वेज पाथवे से केवल और केवल यूरेसिल बन सकता है। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है बॉडी में जो साइटोसिन को कनेक्ट कर सके PRPP से। हाँ, जो यूरेसिल को कनेक्ट कर सकते हैं वो तो होते हैं, बट इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये है साल्वेज पाथवे। बस आपको इसमें 2 एंजाइम याद रखने हैं, APRT जो एडेनिन कनेक्ट करता है, एंड HGPRT जो हाइपोजेंथिन और ग्वानिन ऐड करता है। ठीक है जी, तो ये है साल्वेज पाथवे। अब देखो आप कैटाबोलिज्म, अब हम आ गए हैं कैटाबोलिज्म पर। एनाबोलिज्म हमने सीख लिया, 2 तरीके से होता है, डिनोवो एंड साल्वेज। अब देखते हैं कैटाबोलिज्म कैसे होता है। इनको अगर ये ज्यादा हो गए हैं तो अब इन्हें कैटाबोलाइज भी करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे देखिए। डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन
एंड पायरिमिडीन प्रोड्यूस द यूरिक एसिड एंड यूरिया रिस्पेक्टिवली। यानी प्यूरिन बनाता है यूरिक एसिड एंड पायरिमिडीन बनाता है आपका यूरिया। पहले मैं सिखा रही हूँ प्यूरिन का कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से, आसानी वाली चीजें हैं, कोई भी डरने की बात नहीं होती है, चीजों को समझना होता है ना कि उनसे डरना होता है। तो कोई भी डायग्राम आप देखते हैं तो सीधा उसको फ्लोचार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए ताकि शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए। अब देखो, ये था अपना एएमपी। एएमपी यानी एडिनोसिन है, फॉस्फेट है और शुगर है, पूरा एएमपी बना हुआ है। और ये ना एक्स्ट्रा में है, मुझे इसे ना सेल से बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेके आते हैं 5 न्यूक्लियोटाइडेज को। आपको पता है न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड से जो बेस वाला पार्ट है उसको हटा देगा। तो ये बन गया है एडिनोसिन, यानी न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड में हमारी शुगर होती है, बेस होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसी में आप फॉस्फेट ऐड कर दे तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। आप क्या लेके आए, न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है। और न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए बस फॉस्फेट हटाना है, वो खत्म हो जाएगा। फॉस्फेट यहां से रिमूव करेगा, बन गया है एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या होता है, शुगर प्लस एडेनिन। तो सबसे पहले आप लेके आए न्यूक्लियोटाइडेज को, उसने फॉस्फेट रिमूव किया, बन गया न्यूक्लियोसाइड जिसका नाम है एडिनोसिन। उसके बाद फिर आप लेके आए एडिनोसिन डीएमिनेज को, यानी जो एडेनिन पर, एडेनिन के जो 6 कार्बन पर अमीनो ग्रुप लगा है उसको आपने हटवा दिया। जैसे ये हटता है बन जाता है इनोसिन। आपको याद हो, हम देख के भी आए थे, इनोसिन बन गया है। यानी इनोसिन का मतलब है राइबोस शुगर, और उस पर ऐसा बेस लगा है जिसके 6 कार्बन पर अमीनो नहीं ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहूं तो यहाँ पर देखिए, ये देखो, ये है इनोसिनेट, इस पर लगा है इनोसिन। इनोसिन के यहाँ पर कोई अमीनो नहीं है। अगर आप इनोसिन को ये प्रोसेस करवा देते हैं तो बन जाता है एडेनिन, और अगर आप ये हटा देते हैं तो बन जाता है इनोसिन। ऐसा ही हुआ वहां पर, इनोसिन बना दिया। यानी इनोसिन का मतलब है कि वहां जो अमीनो ग्रुप, जो अपना एडेनिन है, उस पर जो अमीनो ग्रुप लगा था उसे निकाल फेंका, बन गया आपका इनोसिन। अब ये जो इनोसिन है, इनोसिन में क्या किया है, यहाँ इनोसिन है प्लस में शुगर है। अब आपने राइबोज भी निकाल दी है। राइबोज निकालने के लिए आप लेके आएंगे न्यूक्लियोसाइडेज को। राइबोज भी निकल गई है, अब बचा है खाली इनोसिन। अब जब राइबोज भी हट जाती है तो वो इनोसिन कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजेंथिन में। हाइपोजेंथिन जो है, हाइपोजेंथिन, फिर इसके बाद जेंथिन ऑक्सीडेज आता है जो फाइनली हाइपोजेंथिन को कन्वर्ट करता है जेंथिन में, और जेंथिन कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। ये पाथवे चलता है आपके एडेनिन का। एक बार फिर से फटाफट कन्वे कर लेते हैं चीजों को। सबसे पहले आया है आपका, सबसे पहले आया है यहाँ एडिनो, मतलब अपना पूरा एएमपी है। एएमपी में से हमने पहले फॉस्फेट हटाया, बन गया एडिनोसिन। अब एडिनोसिन का हमने जो अमीनो ग्रुप था वो हटा दिया, ये बन गया इनोसिन। इनोसिन में से हमने राइबोज हटाई, बन गया हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन को हमने ऑक्सीडाइज किया, बन गया जेंथिन। जेंथिन के ऊपर जेंथिन ऑक्सीडेज आया, उसने बना दिया यूरिक एसिड। बस इतना सा पाथवे है। एक बार फिर से देखो फटाफट। सबसे पहले आपका है एएमपी, एएमपी से एडिनोसिन, से इनोसिन, से हाइपोजेंथिन, से जेंथिन और से यूरिक एसिड, ये आ गया है। अब देखो ग्वानिन में क्या है, लगभग सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है। फर्क यहाँ पर भी ये है कि सबसे पहले जीएमपी आएगा, जीएमपी में से फॉस्फेट हटा दिया, बन गया ग्वेनोसिन, यानी राइबोज प्लस ग्वेनिन। यहाँ अमीनो ग्रुप हटाने से पहले हमने राइबोज हटा दी है। यहाँ पर क्या हुआ, पहले अमीनो ग्रुप हटाया फिर राइबोज हटाया, यहाँ पहले ही आप राइबोज हटा देते हैं तो अब आपका जो ग्वेनिन है राइबोज अलग अलग हो गए हैं। तो ये बन गया है खाली ग्वेनिन। अब सीधा ग्वेनिन को हैंड ओवर कर देते हैं ग्वेनिन डीएमिनेज पर। वो अमीनो ग्रुप जो लगा है यहाँ पर, इसको हटाएगा, ये बन जाता है जेंथिन। अब जेंथिन का अगेन ऑक्सीडेशन होगा, ये बन जाएगा यूरिक एसिड। तो ये है, एक बार फिर से देखो, जीएमपी से बनाया ग्वेनोसिन, से बनाया ग्वेनिन, से बनाया जेंथिन, से बनाया यूरिक एसिड। दोनों को डिग्रेड करके क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। और खासकर तो इनको साल्वेज ही किया जाता है, मतलब ये जो बना है ना यहाँ, ये जो यहाँ एडेनिन बना है, यहाँ ग्वेनिन बना है, उनको साल्वेज कर देते हैं।
मतलब पीआरपीपी पर कनेक्ट कर देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब ये कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में हो जाते हैं कि साल्वेज भी हो गया है, सारा चीज़ें फिलअप हो गई हैं, तब जा कर के फाइनली इनको डिग्रेड करते हैं, और जब डिग्रेड करते हैं तो बनता है आपका यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये है कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्यूरिन। यहीं पर अगर बात करें पैरामिडीन की, तो ये ठीक है, पैरामिडीन अगर ज़्यादा हो भी जाते हैं तो उन्हें डिग्रेड करके यूरिया ही बनता है। यूरिया बनता है तो हमें पता है यूरिया तो हमारी किडनी आराम से एक्सक्रीट आउट कर सकती है। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ पैरामिडीन। चलिए समझिए क्या होता है। द पाथवे ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ पैरामिडीन जनरली लीड टू द प्रोडक्शन एंड दस टू यूरिया सिंथेसिस। थायमीन फॉर एग्जांपल इज डिग्रेडेड टू मिथाइल मेलोनाइल सेमी एल्डिहाइड, जो इंटरमीडिएट होता है वैलिन कैटाबोलिज्म का। इट इज फर्दर डिग्रेडेड थ्रू द प्रोपिनाइल कोएंजाइम ए एंड मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और फाइनली ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे देखो ये है अपना पैरामिडीन। पैरामिडीन अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाता है बीटा एलेनिन में, और बीटा एलेनिन आपको पता ही है, हमने अभी जो पढ़ा था अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, जो पैरामिडीन है वो हमने फाइनली कन्वर्ट कर दिया एलेनिन में। ये एलेनिन जाता है हमारे लीवर के पास, लीवर में ये एलेनिन जो है अपना जो अमीनो ग्रुप लेके आया है उसे दे देता है अल्फा केजी को, अल्फा केजी कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, और फिर ग्लूटामेट अमीनो ग्रुप को डोनेट करके उसे यूरिया में कन्वर्ट करवा देता है। तो ग्लूटामेट में भी जो अमीनो ग्रुप है वो HCO3 के साथ कनेक्ट किया था, कार्बोमाइल फॉस्फेट बना था, फिर वहां कंप्लीट रिएक्शन होकर के हमने यूरिया में, ये हमने पढ़ा था यूरिया साइकिल में। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पैरामिडीन यूरिया में कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि पैरामिडीन कन्वर्ट हो जाता है बीटा एलेनिन में। कैसे कन्वर्ट होता है ये देखिए, जितने भी पैरामिडीन है वो प्रोपेनाइल कोएंजाइम में मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में से कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, फिर वहां से एलेनिन बन जाता है। एलेनिन बनने के बाद ये जाता है सीधा अपने लीवर में, और लीवर का पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, लीवर में जाएगा, वहां पर जो है ट्रांस एमिनेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन होगा, अमीनो ग्रुप को डोनेट कर दिया जाएगा, फिर वो अमीनो ग्रुप यूरिया साइकिल में एंट्री करता है, पूरी साइकिल के बाद हमें यूरिया मिल जाता है। फिर वो यूरिया हम किडनी के पास भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, फिर किडनी उसे यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इसीलिए पैरामिडीन यूरिया में कन्वर्ट होता है। ओके जी, तो बस फिर ये आसान है इसे बॉडी से बाहर निकालना। तो ये हो गया है आपके न्यूक्लियोटाइड का एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। अब मैं आपको सिखा रही हूँ फैटी एसिड्स और जो फैट और लिपिड होते हैं उनको कैसे मेटाबोलाइज किया जाता है, यानी बनाना भी और ब्रेक डाउन भी। तो देखिए, हम अगर बात करते हैं फैट की और लिपिड की, फर्क क्या होता है बेसिकली, देखिए बस फर्क इतना है कि फैट और लिपिड बनाने के लिए हमारे पास ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, स्फिंगोसिन की भी होती है, मोस्टली ग्लिसरॉल की बैकबोन को यूज किया जाता है, जिसके पास यहाँ 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और इन तीनों कार्बन से एस्टर बॉन्ड से फैटी एसिड्स कनेक्ट होती हैं। फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड ये कनेक्ट होती हैं लाइक दिस। और यदि ये तीनों कनेक्ट हो गई हैं तो ये बन जाता है फैट। अगर ये 2 कनेक्ट है, यहां हमने कुछ और कनेक्ट कर दिया जैसे फॉस्फेट और जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, तो वो बन जाते हैं लिपिड्स। इसको कैसे मेटाबोलाइज करते हैं या कैसे फॉर्म करते हैं, देखो अगर फॉर्म करना है तो ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, आप फैटी एसिड लेके आएंगे, फैटी एसिड लेकर के आप इसको कनेक्ट कर देंगे, बन जाएगा फैट। तो बेसिकली यहाँ जो मेन पार्ट है वो हमें देखना है फैटी एसिड का फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन, क्योंकि जब ये चीजें बनानी है तो मुझे ग्लिसरॉल चाहिए, है ना, और फैटी एसिड चाहिए बनाने के लिए। ग्लिसरॉल कहाँ से आएगा, आपको याद होगा हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस में एक आपको पाथवे याद हो, डाई हैप हमने पढ़ा था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाई हैप ग्लिसरॉल बना सकता है, डाई हैप ग्लिसरॉल बना सकता है, और ग्लिसरॉल से डाई हैप बन सकता है। तो यदि आपको ग्लिसरॉल चाहिए तो डाई हैप से आप ग्लिसरॉल बना लेंगे, फैटी एसिड बनाएंगे, दोनों को कनेक्ट करके फैट लिपिड तैयार।
अगर आप इनको तोड़ रहे हैं तो ग्लिसरॉल को आप यहाँ डाईहैप में कन्वर्ट करेंगे, ये जो है पाथवे में जाकर के आगे एटीपी देने में मदद करेगा। तो ग्लिसरॉल का तो आसान है, ग्लिसरॉल क्या है कि डाईहैप से बनेगा, डाईहैप में टूट जाएगा। मेन पार्ट जो हमें यहाँ देखना है वो फैटी एसिड का फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन देखना है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। अब कुछ फैटी एसिड तो ऐसी हैं जो हमें डाइट में मिल जाती है, सीधा डाइट में हमें मिल जाएंगी, उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी को बनाने नहीं पड़ते हैं, नहीं, जो हमारी बॉडी बना लेती है उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, वो हमारी बॉडी ने बना लिए हैं। और जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उन्हें हमें डाइट में लेना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड हमारी बॉडी बना लेती है उनको जरा देख लेते हैं कैसे बनाती है, क्योंकि कुछ तो हमें डाइट में लेने ही है, वो तो बनेंगे नहीं। तो जो बना लेती है जरा उनको देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं, और फिर जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो टूटते कैसे हैं, ये दोनों पाथवे हम देख रहे हैं। तो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन और मैं सिंथेसिस समझा रही हूँ। फैटी एसिड होते क्या है, देखो ये बड़ी सी कार्बन की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की बड़ी बड़ी चेन को आप फैटी एसिड बोलते हैं। उनमें जो कार्बन का नंबर है वो काफी वेरी करता है, मतलब कार्बन का नंबर 4 से लेकर के 24 तक हो सकता है, बट मोस्ट अबंडेंट कुछ ही होती है, जैसे कि 20, 19, 16, 17, 18, 19, 20, 22 इतनी तक होती है। बट मिलती कहाँ से कहाँ तक है, कार्बन के 4 नंबर से लेकर के 24 तक ये मिलती है। कुछ ऐसी होती हैं, 2 एंड होते हैं, बीच में पूरा हाइड्रोकार्बन का चेन है, एक एंड पर होता है मिथाइल ग्रुप और एक एंड पर होता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप, इसीलिए इसको फैटी एसिड बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में एक एसिडिक ग्रुप है, दैट इज COOH। ये मेन पहचान है इसकी। कुछ ऐसी होती है जो सैचुरेटेड होती है, मतलब पूरी चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं आता है। कुछ ऐसी होती है जिनका डबल बॉन्ड आ जाएगा, उन्हें आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये है अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो ये बोलते हैं अनसैचुरेटेड। नॉर्मली सबसे पहले ये बनाई जाती है, कहीं पर अगर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है तो दूसरे एंजाइम को लेकर के आया जाता है, मेनली बनती है ये। ठीक, तो चलिए सीखते हैं फिर कि ये बनती कैसे है, कौन सा बॉडी का पार्ट या सेल या सिस्टम इसको बनाने में मदद करता है। चलिए जी, तो देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। देखेंगे, बायोसिंथेसिस रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ अ 3 कार्बन इंटरमीडिएट दैट इज कॉल्ड मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ये चाहिए होता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ये किससे बनता है, देखो, द फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, मैंने आपको बताया था ये कौन है, वही जो लिंक रिएक्शन में बनता है। साथ में इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है कैटालाइज्ड बाय द एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। तो होता क्या है कि हमने लिया एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन से बना होता है, ये कहाँ से आएगा, पायरुवेट से बन जाएगा, ये पायरुवेट से बनेगा। तो पायरुवेट से बन गया है, साथ में CO2 आती है HCO3 नेगेटिव, ये CO2 है जो कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है। एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, दोनों कनेक्ट होकर के 3 कार्बन का एक कंपाउंड बना देते हैं, इसी को बोलते हैं मेलोनाइल कोएंजाइम ए। यही प्रिकर्सर है हमारी फैटी एसिड की फॉर्मेशन का। दिखने में कैसा होता है ये देखिए, ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये है बाइकार्बोनेट आयन का CO2, तीनों कनेक्ट हो गए हैं, ये बन गया है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। लेकिन जाएगा तो ये इस फॉर्म में ही, लेकिन चेन के अंदर केवल ये 2 कार्बन ही लगते हैं, इसको एज इट इज बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा फिर हमने लगाया ही क्यों है। ऐसा ही आपको याद हो एक केस आया था जब हमने ग्लाइकोजन बनाया था। ग्लाइकोजन बनाने के लिए हमने पहले ग्लूकोज को एक्टिव किया था बाय एडिशन ऑफ यूडीपी, लेकिन जब वो यूडीपी ग्लूकोज गया चेन में एंट्री करने के लिए, केवल ग्लूकोज को एंट्री मिली, यूडीपी को बाहर निकाल दिया। फिर सवाल आया था कि यूडीपी को जब बाहर ही निकलना था तो हमने अटैच ही क्यों किया था। ऐसे यहाँ पर है कि CO2 हमने जो है अटैच की है, यहाँ इसको बाहर ही निकल जाना है, चेन में कनेक्ट ही नहीं होना है, तो हम ऐड क्यों कर रहे हैं। अगेन सेम जवाब कि ये जो पार्ट है ना, ये जब ये यहाँ से रिमूव होके जाता है, ये इस कार्बन को एक्टिव कर देता है,
इतना एक्टिव कि अब ये कार्बन दूसरे पर अटैक करके बॉन्ड बना सकता है। ऐसे जैसे अभी हम देख के आए पीआरपीपी था ना, पीआरपीपी में जो पीपी लगा है वो बाहर निकल नहीं है। फिर सवाल आता है कि वो लगा ही क्यों है, क्योंकि जब वो पीपी निकल के जाएगा तो वो उस फर्स्ट कार्बन को इतना एक्टिव कर देता है कि वो उस जो अपने बेस है, नाइन्थ नाइट्रोजन हो या फर्स्ट नाइट्रोजन हो, उस पर अटैक करके उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो उस कार्बन का एक्टिव होना जरूरी है ताकि वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। यहाँ पर भी हमने ये CO2 इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि जब ये छोड़ के जाएगा ना तो ये कार्बन एक्टिव हो जाएगा और ये कार्बन दूसरे पार्ट से बॉन्ड बना करके एक चेन की फॉर्मेशन कर देगा। तो मेलोनाइल कोएंजाइम में हमने बना लिया इन दोनों को कनेक्ट करके। आगे की रिएक्शन जरा मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, अब बता रहे हैं कि ये जो बना है ना, ये बनता कैसे है। ये एंजाइम काफी खास है जो आप याद रखेंगे। एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, जो इन दोनों को कनेक्ट करके ये 3 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, जो एक्ट करता है एज अ प्रीकर्सर फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। देखिए कैसे कनेक्ट करेगा। तो ये है हमारे पास, ये देखो, ये मतलब पूरी स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि ये पूरा एंजाइम है, ये इसकी साइड चेन है, बायोटिन कैरियर प्रोटीन है। बायोटिन आपको पता होगा जिस भी एंजाइम का काम होता है कार्बोक्सिलेज का, यानी CO2 को ऐड करने का, उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप बायोटिन होता है। तो ये देखिए यहाँ आया है बाइकार्बोनेट आयन और ATP। बाइकार्बोनेट आयन के साथ में AMP ऐड कर दिया है, मतलब एक फॉस्फेट ऐड कर दिया है। अब देखो ये पूरा पार्ट जो यहाँ था, ये पूरा जो आम वाला पार्ट है, ये यहाँ कनेक्ट होता है। मतलब ये पूरा एंजाइम है, एंजाइम के पास 2 पार्ट है। कौन सा एंजाइम है ये? एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। इसके पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बायोटिन कार्बोक्सिलेज, एक होता है ट्रांस कार्बोक्सिलेज। अब ये जो बीच में है इसको बोलते हैं बायोटिन कैरियर प्रोटीन, जिसके पास बायोटिन आर्म होती है। इससे ही ये इस CO2 को कनेक्ट करता है। ये जो आर्म वाला पार्ट है ना कंप्लीट जो दिखाया गया है यहाँ पर, ये ही कनेक्ट करता है इस CO2 से। हो गया है देखो यहाँ कनेक्ट। और ये जो कनेक्शन हुआ ना दोनों के बीच में, ये इस वाले पार्ट ने कराया है। क्या नाम था? बायोटिन कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ मेरे पास बाइकार्बोनेट आयन भी है और ये आर्म भी है कंप्लीट। इस आर्म पर इसको किसने कनेक्ट कराया? इस वाले पार्ट ने। देखो पूरा कनेक्ट हो गया है। अपना जो एसिटाइल कोएंजाइम है जिससे इसको कनेक्ट करना है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। ये आगे देखिए, यहाँ कनेक्ट है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। ये जो आर्म होती है ना, पहले ये जाएगी इसके पास कि तुम मेरे ऊपर इस पार्ट को कनेक्ट कर दो। ये एंजाइम वो काम कर देता है। अब ये मूवेबल होती है, घूम करके यहाँ आ जाती है। यहाँ कनेक्ट हो गया, जैसे चीजें यहाँ कनेक्ट हो जाती हैं घूम करके इधर आ जाएगी। इधर क्यों आई है? क्योंकि जहां पर ये CO2 लगाना है, यानी एसिटाइल कोएंजाइम, वो यहीं पर प्रेजेंट है। तो देखो ये रहा, यहाँ ये आ गया है पूरा CO2। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ आ गया है और अब ये पूरी रिएक्शन को ये ट्रांस कार्बोक्सिलेज वाला पार्ट, इसे देखो पूरा ऐड कर दिया है और मेलानाइल कोएंजाइम हमें मिल गया है। तो ये एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज इन दोनों को कनेक्ट करवाने का काम करता है। यानी जो भी प्रिकर्सर हमें चाहिए बनाने के लिए वो ये एंजाइम तैयार करता है। तो यहाँ पर ये मशीन चलती रहती है, इसको बनाती रहती है, इसको बनाती रहेगी और ये वाला पार्ट जाता है फैस के पास। ये फैस क्या है? फैटी एसिड सिंथेज, जो फैटी एसिड को बनाएगा, यानी इन दोनों ये जो है इन सबको कनेक्ट कर करके पूरी चेन बनाएगा। तो इसे बनाने का काम कौन करता है? ये एंजाइम। और ये इसे बना करके हैंड ओवर कर देता है फैस को। अब फैस उन्हें कनेक्ट कर करके पूरा फैटी एसिड का चेन बना देता है। तो एक तो एंजाइम ये है। अब जरा फैस के बारे में समझ लेते हैं कि फैस क्या है। तो ये बेसिकली फैस के अंदर जो है 4 टाइप की रिएक्शन रिपीटेडली होती हैं। तो हर एक रिएक्शन के बाद, मतलब हर एक सेट ऑफ 4 रिएक्शन के बाद 2 कार्बन ऐड होता है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले होता है कंडेंसेशन, मैं आपको समझाऊंगी पूरा। कंडेंसेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है, फिर डिहाइड्रेशन होता है, फिर होता है रिडक्शन। ये 4 प्रोसेस होने के बाद उस पूरी चेन में जितनी भी बनी है या फिर अभी बन ही रही है, 2 कार्बन ऐड हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये 4 रिएक्शन होती है, उसके बाद फिर 2 कार्बन ऐड होते हैं,
फिर 4 रिएक्शन होती है, फिर 2 कार्बन ऐड होते हैं। देखो कैसे, एक बार मैं डायग्राम से आप लोगों को समझा देती हूँ। ये देखिए, ये है अपना फैस, फैटी एसिड सिंथेज है। ये इसके पास 5 सब यूनिट होती है, ये 5 सब यूनिट। ठीक, यहां पर एक और कनेक्टर होता है जो कि कनेक्ट करता है उस पार्ट से जो अभी हमने बनाया है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये है आपका मेलोनाइल कोएंजाइम जो अभी हम बना करके आए हैं, और सबसे पहले यहाँ कनेक्ट हुआ है एक एसिटाइल ग्रुप। तो सबसे पहला जो आता है वो तो आता है एसिटाइल ग्रुप की फॉर्म में ही। ठीक है, सबसे पहले जो आता है एसिड मतलब फैटी एसिड की चेन को इनिशिएट करने के लिए वो आपका एसिटाइल ग्रुप ही आता है सबसे पहले। उसके बाद फिर सारे आएंगे इस फॉर्म में, मेलोनाइल ग्रुप की फॉर्म में आएंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये आ गया है, ये कनेक्ट कर जाता है फैस के इस वाले पार्ट पर। यहाँ थायो ईथर लिंकेज से यहाँ कनेक्ट हो गया है अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए। बाकी फिर आया है आपका यहाँ मेलोनाइल कोएंजाइम ए, जो कि इसी एंजाइम की दूसरी साइड से कनेक्ट हो गया है। ठीक, कनेक्ट होने के बाद अब देखो क्या होगा। ये जो CO2 लगाया था हमने, आपको याद है अभी बनाया था मेलोनाइल ग्रुप, जिसमें ये था एसिटाइल वाला पार्ट और ये था वो एक्स्ट्रा CO2। अब देखो ये कैसे हेल्प करेगा। ये जो है यहाँ अटैक करता है, ये फिर यहाँ अटैक करता है और यहाँ से निकल जाता है। देखो ये वाला यहाँ अटैक हुआ, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन एक बारी में, तो 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ डिपॉजिट होता है तो अब कार्बन को ये बॉन्ड तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक टाइम में 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ से अगर एक बॉन्ड का ऑफर आ रहा है तो ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। कैसे ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन सारे इस कार्बन के पास आ जाएंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ये CO2 देखो निकल गया बाहर। हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो कार्बन है ना उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। तो इस CO2 का बस यही फायदा था कि तुम हमारे इस कार्बन को एक्टिव कर दो बस, और एक्टिव करते ये निकल जाए बाहर। बाहर निकल गया, अब ये बन गया है न्यूक्लियोफाइल। अब ये तुरंत अटैक करेगा इस कार्बन पर। कौन से कार्बन पर, जो पहले ही इस एंजाइम पर कनेक्ट है। जैसे इस कार्बन पर ये अटैक करता है, अब अगेन यहाँ भी एक बार में कार्बन 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है ना, अभी ऑलरेडी 4 बने हैं, 1 2 3 4। लेकिन जब इस कार्बन को इस कार्बन से ऑफर आता है बॉन्ड बनाने का, तो ये जो ये वाला बॉन्ड बना है ना, ये इसको डोनेट कर देता है, ये इसको फिर वापस कर देता है कि मुझे तुम्हारे साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये बॉन्ड बन गए हैं। अब हमारी चेन कितने कार्बन की हो गई है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये पूरा ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अभी देखो ये अलग यहाँ था, ये वाला पार्ट यहाँ था, जैसे ही ये बॉन्ड एसोसिएशन हुआ तो ये पूरा पार्ट उठ करके यहाँ इसके पास चला जाएगा, ये CO2 बाहर निकल ही गया है। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले तो आता है एसिटाइल ग्रुप ही, उसके बाद सारे आएंगे मेलोनाइल, और वो मेलोनाइल क्या करेंगे, CO2 को निकाल देंगे, 2 ही कार्बन यहाँ ऐड होंगे। लगातार हर बार यही रिएक्शन चलेगी कि पहले होगा कंडेंसेशन, जो मैंने बताया था ना आपको, सबसे पहले होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ये CO2 बाहर निकल जाता है हमारे इस कार्बन को एक्टिव करके, और फिर जो बाकी की ये 3 रिएक्शन है, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, देन रिडक्शन, ये तीनों मिलकर के मेक श्योर करती हैं कि ये पूरा कार्बन यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक, जिससे कि ये चेन आगे इनिशिएट हो सके। जैसे आप देखेंगे इस डायग्राम में, सबसे पहले हुआ कंडेंसेशन, सबसे पहले हुआ कंडेंसेशन, यानी ये हम बना चुके थे ना, मतलब CO2 बाहर निकला। जैसे ही CO2 बाहर निकलता है, आप तुरंत समझ जाइएगा, जैसे कंडेंसेशन हुआ यानी CO2 बाहर निकला, ये पूरा पार्ट यहाँ शिफ्ट हो गया है। जैसे देखो कंडेंसेशन हुआ, अब आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट यहाँ शिफ्ट हो गया है। ये हुआ फर्स्ट रिएक्शन कंडेंसेशन, लेकिन अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है। इसे हमें इस O2 को, जो ये लगा है डबल बॉन्ड O, इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ CH2 लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये चेन पूरी होगी।
क्योंकि आपको अगर याद हो तो फैटी एसिड की चेन में जरा एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए सारे कैसे हैं, CH2 की फॉर्म में, CH2 CH2 CH2, कहीं पर भी डबल बॉन्ड है नहीं है ना। लेकिन अभी जो चेन हमारे पास बनी है, देखो ये जो चेन बनी है ये कनेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड वो कहीं नहीं चाहिए। तो कंडेंसेशन में ये कनेक्ट हो गए हैं और बाकी की जो 3 रिएक्शन है वो मेक श्योर करती हैं कि ये CH2 की फॉर्म में आ जाए। कैसे मेक श्योर करेंगे, देखो रिडक्शन होगा, रिडक्शन आकर के इस बॉन्ड को तो पहले हटा करके यहाँ H और OH कनेक्ट कर देता है। उसके बाद फिर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन में जो ये OH है ये निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर फाइनली एक और रिडक्शन होता है जो इस डबल बॉन्ड को भी यहाँ से हटा करके H कनेक्ट कर देता है। तो ये देखो बन गया CH2। अब जाकर के ये 2 कार्बन ऐड हुए हैं अच्छे से। तो इन 4 रिएक्शन के बाद कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन, इन 4 रिएक्शन के बाद 2 कार्बन ऐड होते हैं, 2 कार्बन, वो भी CH3 CH2 की फॉर्म में। ऐसे ही अगर 2 कार्बन फिर से ऐड करने हैं, फिर 4 रिएक्शन, फिर 2 कार्बन ऐड करने हैं, फिर 4 रिएक्शन, लगातार लगातार ये चलता रहता है जब तक हमें जितने कार्बन की चेन बनानी है। वैसे ये जो फैस एंजाइम है ना, ये फैस, ये 16 कार्बन का जो पाल्मिटिक फैटी एसिड है वो बनाता है, वो उसका मतलब मेन है। अब आगे आपको उसमें ऐड करना है तो और एंजाइम लेके आना पड़ेगा। इसका जो प्रोडक्ट है वो बनता है पाल्मिटिक फैटी एसिड। तो ये रिएक्शन हो करके चारों तब जाकर के चीजें बनती है। जैसे आप देखेंगे इस रिएक्शन में एक बार फिर से बताया गया है सारा कंबाइन करके। जैसे देखिए, याद रखेंगे सबसे पहले आता है एसिटाइल को एंजाइम ए, जो आकर के कनेक्ट करता है इस वाले पार्ट पर। दूसरा आता है मेलोनाइल को एंजाइम है जो कनेक्ट करता है इस पार्ट पर। फिर यहाँ कंडेंसेशन होगा, ये CO2 निकलेगा ये पूरा पार्ट जो है यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, देन रिडक्शन होकर के ये पूरी जो है एक चेन बन गई है। तो अब होता क्या है कि जब वो तीनों रिएक्शन हो जाती हैं तो ये पूरा पार्ट उठ करके यहाँ इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 रिएक्शन होती हैं जिसमें बताया कि 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए हैं, क्योंकि 2 रिडक्शन हुई है। एक रिडक्शन में आपको 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो टोटल 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन और एक CO2 यहाँ से निकल जाती है, ये वाली CO2। ये चारों कार्बन की जो चेन बनी है वो यहाँ शिफ्ट हो जाती है इस वाले पार्ट पर। ये फिर से खाली हो गया, इस पर फिर से नया मेलोनाइल को एंजाइम ए आता है। अगेन कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन होगा। ये दोनों जो कार्बन की चेन है, मतलब पहले देखो होता क्या है, जब कंडेंसेशन होता है ना यहाँ, तो ये पूरी 4 कार्बन की चेन या फिर जितनी भी कार्बन की बनी है वो पहले पूरी यहाँ शिफ्ट होती है, इसके ऊपर ये यहाँ जाएगी। और फिर जब ये पूरा बन जाता है तब ये पूरी यहाँ शिफ्ट हो जाती है और ये पार्ट खाली हो जाता है, क्योंकि इसे खाली करना जरूरी है, क्योंकि जो नया आएगा ना वो इसी पर आकर कनेक्ट होता है। अब देखो ये कनेक्ट हो गया है, अब यहाँ रिएक्शन होगी, ये पूरा पार्ट उठ करके पहले यहाँ आएगा, यहाँ तीनों रिएक्शन यहाँ होने के बाद ये पूरा बन के फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसे खाली कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर नया मॉलिक्यूल आएगा, अगेन यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पूरी चेन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और जब ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा तो इस 2 कार्बन के साथ में ये फिर से यहाँ आ जाएगी। ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि पूरा हमें जितनी भी कार्बन की चेन चाहिए वो नहीं बन जाती है, तब तक ये ऐसे ही कनेक्ट करता रहता है। ओके, ये ऐसे ही कनेक्ट करता रहेगा और फाइनली जो है आपको पाल्मिटेट मिल जाता है। जब 16 कार्बन का ये हो जाता है तो यहाँ से अलग हो जाएगा। अब देखो ये पार्ट भी अलग, ये पार्ट भी अलग, फैस अलग हो गया है, अब ये नई फैटी एसिड बनाएगा। ऐसे करते करते जो है पूरा फैटी एसिड आपको मिलेगा और ये मिलता है पाल्मिटेट। इसमें अगर ये 16 कार्बन का है, अगर आपको 17, 18, 20 का बनाना है तो बाकी एंजाइम ला करके इन पर चीजें ऐड की जाती हैं, ठीक। तो जो प्रोसेस है पाल्मिटेट सिंथेसिस की, उसके लिए देखो पाल्मिटेट सिंथेसिस के लिए हमें जो कार्बन है वो सारी कहाँ से आती है, मेलोनाइल को एंजाइम ए से। मतलब पाल्मिटेट में हमने जितने भी कार्बन लगाए सारे कहाँ से आए, मेलोनाइल को एंजाइम ए से, छोड़ करके पहले 2 कार्बन को जो स्टार्टिंग में ही आए थे वो किसने दिए थे, एसिटाइल को एंजाइम ए ने। तो स्टार्टिंग के 2 कार्बन को छोड़ करके
जो दिए थे हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए ने, बाकी जितने भी कार्बन आए हैं वो सब मेलोनाइल कोएंजाइम ए डोनेट करता है। 15 से 16 कार्बन डोनेट बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड रेस्ट बाय मेलोनाइल कोएंजाइम ए। जो 15 तो 16 जो सबसे लास्ट वाले कार्बन है, हालांकि देखो ये है कि जो सबसे पहले कार्बन आ गया ना, वो सबसे लास्ट वाला कार्बन कहलाता है जब पूरी चेन बन जाती है। तो सब हम कह रहे हैं कि ये 16 कार्बन की चेन है, तो लास्ट के 15th और 16th कार्बन वो दिए हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए ने, और बाकी जितने भी कार्बन हैं वो डोनेट किए हैं मेलोनाइल कोएंजाइम ए ने। डन। तो ऐसे बनता है अपना फैटी एसिड। अब देखो आगे इसमें बताया गया है कि अगर मुझे जो है 16 कार्बन की चेन बनानी है तो मुझे 7 तो चाहिएंगे यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, 7 CO2 7 ATP, और यहाँ से बन जाते हैं 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए से हमें सारे के सारे दो दो कार्बन देंगे, तो 7 × 2 यानी 14 कार्बन तो यहाँ से आ गए हैं, बचे दो कार्बन किसने दिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए ने। तो ये देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया, 7 आ गए हैं मेलोनाइल कोएंजाइम ए, 14 आते हैं NADPH, ठीक है, और 14H पॉजिटिव, और पाल्मिटेट बनता है 7 CO2 निकलेंगे बाहर, 8 मिलेंगे कोएंजाइम ए और 14 NADP। ये 14 NADH कहाँ चाहिए होते हैं, क्योंकि हर एक रिएक्शन को करने के लिए हमें 7 रिएक्शन करनी पड़ी है। 7 रिएक्शन के लिए हर एक रिएक्शन में जो है 2 बार रिडक्शन हुआ है, तो एक रिडक्शन में 1 NADH, तो मतलब 2 बार हुआ है तो 2, यानी एक साइकिल में 2 बार NADH चाहिए होता है, और हमें 7 टाइम ये करनी पड़ी है, तो टोटल 14 NADH हमें इसमें चाहिए होते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन दिखाई गई है कि कैसे एक पाल्मिटेट बनता है, उसमें कितने हमें ये देने हैं, कितने ये देने हैं, कितने ये देने हैं, हमें क्या क्या मिलता है। ओके, तो इस तरीके से चीजें फॉर्म होंगी। अब इनको ओवरऑल दिखा दिया गया है कि 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 7 ATP, 14 NADH, 14H पॉजिटिव, पाल्मिटेट मिलेगा 8 कोएंजाइम ए, 7 ADP, 7 PI, 14 NADP एंड 6 मिलेंगे H2O। फाइनली जाकर के पाल्मिटेट मिलता है। जी, तो आगे देखिए, हमने फैस का यूज करके यानी फैटी एसिड सिंथेज का यूज करके 16 कार्बन की एक चेन तैयार कर ली है। अब मुझे अगर इससे बड़ी कार्बन की चेन चाहिए तो वहां करना पड़ता है इलोंगेशन। तो पाल्मिटेट एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट है हमारे फैस वाले एंजाइम का एनिमल के अंदर, और ये प्रिकर्सर है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। आप इसको यूज करके आप 18 कार्बन यानी 2 कार्बन और ऐड करके 18 कार्बन की चेन भी बना सकते हैं। इट मे बी लेंथन बाय टू फॉर्म द स्टीरेट, जो कि 18 कार्बन का बना हुआ एक फैटी एसिड है, और इवन लॉन्गर सैचुरेटेड फैटी एसिड बाय फर्दर एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। अलग यहाँ ऐड करके ग्रुप को इलोंगेट किया जा सकता है पूरी चेन को थ्रू द एक्शन ऑफ द फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम। तो एनिमल सेल के अंदर ही जो स्मूथ ER है यानी SER होता है और माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके अंदर इलोंगेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो 16 कार्बन की चेन में बाकी और कार्बन ऐड करके उनको और ज्यादा लॉन्गर बना देता है। ये तो हो गया है सैचुरेटेड के केस में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चेन में अनसैचुरेशन आ जाए यानी डबल बॉन्ड लग जाए एक या दो जगह पर, तो फिर वहां करना पड़ता है डीसैचुरेशन। तो पाल्मिटेट इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरेट एंड लॉन्गर चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एज वेल एज द मोनो अनसैचुरेटेड एसिड पाल्मिटोइलेट और जो ओलिएट है, ये दो ऐसे फैटी एसिड है जिनमें अनसैचुरेशन होता है, यानी उनके पास डबल बॉन्ड होते हैं, और एक ही डबल बॉन्ड होता है, तो इसलिए बोला गया है मोनो अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये करने के लिए वहां पर डीसैचुरेशन किया जाता है। प्लांट्स के अंदर ओलिएट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेरॉयल ACP डीसैचुरेज। प्लांट में एक SCD नाम का एंजाइम होता है जो कि इसको रिड्यूस करके और उसको मतलब एक तरीके से और ज्यादा अनसैचुरेशन कर देता है। सो इन प्लांट्स ओलिएट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेरॉयल ACP desaturase that use reduced ferredoxin as the electron donor in the chloroplast stroma।
तो प्लांट की अगर बात करें वहां पर डीसैचुरेशन होता है इन क्लोरोप्लास्ट में, उसके स्ट्रोमा में, और अगर एनिमल की बात करें तो वहां एसईआर में और माइटोकॉन्ड्रिया में चीजें इलोंगेट की जाती हैं। तो ये हमने देख लिया है फैटी एसिड को बनाने का तरीका। तो ग्लिसरॉल बनता है पहले, ग्लिसरॉल बनने के बाद ये फैटी एसिड बनती है और ये जाकर के कनेक्ट हो जाती है, वहीं से ही सारे फैट और लिपिड को बनाया जाता है। एक बार वो बन गए हैं, अब अगर उनको ब्रेक डाउन करना है, तो ब्रेक डाउन करना क्यों है? क्योंकि उन्हीं को ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी भी बना सकते हैं। तो ब्रेक डाउन करने के लिए एक अलग फिनोमिना चलता है जिसको आप बोलेंगे ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स। तो अगेन देखेंगे, जैसे हमने बनाया कि फैट हमारे पास होता है और फैट में ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट है, यहां पर एस्टर बॉन्ड से हमारी फैटी एसिड्स लगी हुई हैं। ऐसे मेरे पास एक पूरा फैट प्रेजेंट है। अब इसको ब्रेक डाउन करके मैं एनर्जी बनाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है, ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और ये फैटी एसिड अलग हो जाती है। ग्लिसरॉल को भेज दिया जाता है ग्लाइकोलिसिस वाले पाथवे में, जहां पर ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है डाईहैप में, और ये जो फैटी एसिड है उनका किया जाएगा ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाई जाती है। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से। तो अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि फैटी एसिड को ब्रेक डाउन कैसे करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, और मान लीजिए अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है तो फिर दूसरे नंबर पर हम फैट को ही यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। तो सबसे पहले फैटी एसिड जिसको भी आप ब्रेक डाउन करने के लिए ले जा रहे हैं उसे एक्टिवेट करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही एंजाइम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले उसको एक्टिव करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कैसे होंगी ये चीजें? एंजाइम्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन एनिमल सेल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. Activation reaction is catalyzed by a family of isozymes of acyl coenzyme synthetase. The isozymes are present in the outer mitochondrial membrane. ये जो एंजाइम है जो एक्टिव करता है फैटी एसिड को, ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में। करता क्या है? देखो, ये कोई भी एक फैटी एसिड है, इस पर को एंजाइम ए लगा दिया जाता है, बस यही है इसका एक्टिवेशन। और इस काम को करने के लिए एटीपी दी जाती है, ये बन जाता है फैटी एसाइल को एंजाइम ए, और एटीपी एएमपी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये हुआ है एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम। अब इसको बनाने के बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाएगा। तो देखिए, एसाइल को एंजाइम सिंथेटेज इस रिएक्शन को कराता है, वो थायोएस्टर लिंकेज कर देता है बिटवीन द फैटी एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द थायोल ग्रुप ऑफ द कोएंजाइम ए, जिससे कि आपको फैटी एसाइल को एंजाइम ए मिलता है, जिसे आगे जाकर के हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये ट्रांसफर कैसे होगा? पहला पाथवे हमने एक्टिव कर दिया है, दूसरा अब इसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर देखो कैसे होगा। ये सब काम हुआ है साइटोसोल में। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आउटर वाली, ये स्पेस है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो हमने क्या किया, अपने फैटी एसिड पर लगा दिया को एंजाइम ए। अब जो को एंजाइम हमने लगाया है, जब वो अंदर के लिए एंट्री की मांग करता है कि मुझे अंदर जाना है, तो ये एक कैरेंटाइन होता है जो उसको अंदर लेके जाएगा। लेकिन कैरेंटाइन एसिटाइल जो ग्रुप लगा है यहाँ पर, जो मतलब ये को एंजाइम ए ग्रुप लगा है, उसको अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए इस को एंजाइम ए को हटा दिया जाता है। लेकिन फैटी एसिड बोलती है कि मैंने एटीपी दी है इस चीज को लगाने के लिए, अब तुम इसे हटा रहे हो तो मेरी एटीपी तो बेकार गई। तो कैरेंटाइन बोलता है कि ठीक है, तुम एक बार अंदर चले जाओ, हम तुम्हें तुम्हारा को एंजाइम में वापस कर देंगे। तो देखो, अब यहाँ कैरेंटाइन है, उससे कनेक्ट हो गया है हमारा फैटी एसिड, ये कनेक्ट हो गया है। अब इसको अंदर लेके आते हैं। जैसे ही ये अंदर आता है, यहाँ पर इसको रिलीज कर देते हैं, कैरेंटाइन यहाँ से फ्री होकर के यहाँ कनेक्ट हो जाता है, मतलब बाहर जाने के लिए। जैसे ही यहाँ से कैरेंटाइन हटता है, तुरंत फैटी एसिड बोलती है कि मेरा कोएंजाइम वापस दो। तो कैरेंटाइन जैसे ही यहाँ से हटता है, तुरंत इस पर कोएंजाइम लगा दिया जाता है और ये फिर से एसिटाइल फैटी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो देखो, यहाँ हुआ क्या है कि सबसे पहले ये कैरेंटाइन है, इसने कनेक्ट किया इस फैटी एसिड से, लेकिन कोएंजाइम को बाहर हटा दिया। इसे बोलते हैं कैरेंटाइन एसाइल ट्रांसफेरेज 1। फिर उसके बाद ये यहाँ पर कैरेंटाइन से कनेक्ट हुआ
और इसको देखो ऐसे ट्रांसपोर्ट कर दिया है यहाँ पर। जैसे ये यहाँ आता है उसके बाद फिर ये जो है ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये यहाँ अंदर आ गया है, अपना जो फैटी एसिड है वो अलग हो गया, कैरेंटाइन हो गया है अलग। उसके बाद फिर यहाँ ये कोएंजाइम ए लगा करके इसे फिर से फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया है। अब यही पार्ट आगे जाएगा और इसी का ही ऑक्सीडेशन किया जाता है। देखेंगे कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 स्टेजेस में चीजें डिवाइड की जाती हैं। देखो मैं इस डायग्राम समझा देती हूँ। ये है अपनी फैटी एसिड, टोटल पूरी कंप्लीट फैटी एसिड है। इसका हुआ बीटा ऑक्सीडेशन, वो जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, इसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा। बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ से 8 एसिटाइल कोएंजाइमें निकलते हैं, क्योंकि ये खुद 16 कार्बन की है और अगर 16 कार्बन की है तो 2-2 कार्बन बाहर निकलेंगे तो टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलते हैं। ये निकल गए हैं। निकलने के बाद यहीं पर साथ साथ मैं आपको बताऊंगी आगे रिएक्शन जब होती है तो वहाँ NADH FADH2 भी बनते हैं। इसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में जाते हैं TCA साइकिल में, TCA साइकिल में तुरंत फिर यहाँ पर ये चीजें बनती हैं, फाइनली ये जाते हैं यहाँ ETC में, ETC से फिर बनती हैं ATP। तो 3 स्टेज में हमें फैटी एसिड से एनर्जी मिलती है। मतलब 3 स्टेज होने के बाद पहला तो यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन, फिर TCA साइकिल, फिर ETC और फिर मिलता है ATP। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड में 4 बेसिक स्टेप होते हैं। आपको याद होगा फॉर्मेशन के लिए हमने कंडेंसेशन किया था जिसमें CO2 बाहर निकलता है, रिडक्शन में हमने NADPH, डिहाइड्रेशन में H2O और फिर रिडक्शन में हमें NADPH मिला था। अब हम कर रहे हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन करते वक्त पहले होता है ऑक्सीडेशन जिसमें हमें FADH2 मिलता है, फिर होता है हाइड्रेशन जिसमें H2O देना पड़ता है, फिर होता है ऑक्सीडेशन जिसमें अब की बार हमें NADH मिलेगा और फाइनली आता है थायोलाइज यानी कि जिसमें जो थायोएस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। चलिए डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए बेहद आसान सा है चीजें। सबसे पहले क्या होगा, देखो इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं पहले तो मैं ये बता देती हूँ। बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए बोलते हैं कि जो भी अपने पास पूरी फैटी एसिड है ना, उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है उसके पास में जो होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और फिर उसके पास जो होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ये जो बीटा कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है ताकि ये दोनों कार्बन का कंपाउंड बाहर निकल सके, इसीलिए इसको बोला गया है बीटा ऑक्सीडेशन कि पूरी फैटी एसिड में जो बीटा कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन जिसमें FAD को करते हैं रिड्यूस्ड, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन तो किसी को रिड्यूस करना पड़ेगा। FAD को लेके आते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा ये प्रोडक्ट जो है डबल बॉन्ड में आ गया है। देखो बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड यहाँ कनेक्ट हो गया है। उसके बाद फिर होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में आप H2O देते हैं और H2O देने से क्या होगा, H2O देने की वजह से जो ये है डबल बॉन्ड ये हटेगा, यहाँ OH प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद फिर होता है रिडक्शन। फिर रिडक्शन होगा मतलब इसका तो होगा ऑक्सीडेशन और NAD पॉजिटिव का करना पड़ेगा हमें रिडक्शन, तो ये बन जाता है NADH। अगेन यहाँ इस ऑक्सीडेशन के बाद आप देखोगे ये जो डबल बॉन्ड है ये OH यहाँ से निकला, डबल बॉन्ड O आ गया है और फाइनली होता है थायोलेज रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो थायोलेज रिएक्शन में क्या होगा कि ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ एक नया कोएंजाइम में कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये एसिटाइल कोएंजाइम में निकल गया है बाहर। ऐसे ही फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी, फिर से ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रेशन होगा, देन फिर ऑक्सीडेशन होगा, देन थायोलेज होगा, फिर 2 कार्बन बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। अगेन फिर ऐसे सेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, देन ऑक्सीडेशन, देन थायोलेज, फिर 2 कार्बन बाहर निकलेंगे। जैसे हमने फॉर्मेशन में देखा कि 4 रिएक्शन होती हैं, पहले कंडेंसेशन, देन उसके बाद फिर रिडक्शन, देन डिहाइड्रेशन, देन रिडक्शन, तब जाकर के 2 कार्बन चेन में ऐड होते हैं। यहाँ भी 4 रिएक्शन करनी है
तब जाकर 2 कार्बन बाहर निकलते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है इस तरीके से 2 कार्बन बाहर निकले, 12 कार्बन रह गए हैं। फिर 2 कार्बन बाहर निकले, फिर 10 कार्बन रह गए हैं। फिर 2 कार्बन बाहर निकले, फिर 8 कार्बन, फिर 6 कार्बन, फिर 4 कार्बन। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कम होती रहती है और एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से निकलते रहते हैं। तो ये है बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन आप क्यों बोल रहे हैं? अगेन क्योंकि बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन किया जाता है ताकि एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर निकल सके। बस इसमें आप पाथवे याद रख लेंगे, काफी होता है। तो इस पूरे बीटा ऑक्सीडेशन में हमें एसिटाइल कोएंजाइम में मिल रहे हैं, NADH मिल रहे हैं, FADH2 मिल रहे हैं। अब यहाँ से जो एसिटाइल कोएंजाइम में निकले हैं वो जाते हैं TCA साइकिल में। वहां से भी हमें पता है TCA साइकिल में हमें NADH FADH2 मिलते हैं। तो एक तो वो जो यहाँ से डायरेक्ट मिल गए हैं, एक वो जो यहाँ के एसिटाइल कोएंजाइम के TCA साइकिल में जाने से मिले हैं। सारे कंबाइन होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में ही चीजें चल रही हैं, वहां ATC में मूव कर जाते हैं, फिर OP होता है और वहां से ATP जनरेट होती है। तो हमने फैट को, लिपिड को इसलिए ब्रेक किया ताकि हमें ATP मिल सके और यहाँ से हमें ATP भी मिली है। तो ये होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। तो आप देखेंगे पाल्मिटोइल कोएंजाइम में आपने अगर लिया है तो 7 कोएंजाइम में बाहर निकलते हैं, 7 FAD मिलते हैं आपको, 7 ही मिलते हैं NAD और 7 H2O आपने दिए। टोटल आपको मिले, ये तो आपने दिए हैं पार्ट, मतलब पाल्मिटोइल कोएंजाइम यानी फैटी एसिड दिया, 7 कोएंजाइम में 7 FAD, 7 NAD, 7 H2O, मिले हैं आपको 8 एसिटाइल कोएंजाइम। तो सवाल ये आता है कि 8 16 कार्बन है तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम आने चाहिए, मिल गए हैं, लेकिन रिएक्शन 7 बार क्यों दिखा रहे हैं कि 7 कोएंजाइम है, 7 FAD है? तो देखो इसके पीछे का कारण क्या है। आपने ये पूरी जो देखा है पूरा चेन जो है, मैं एक बार फिर से यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए सबसे पहले ये 2 कार्बन गए, यहाँ आपने वो 4 रिएक्शन करी, 2 कार्बन निकले, फिर 4 रिएक्शन करी, 2 कार्बन, 4 रिएक्शन करी, 2 कार्बन, 4 रिएक्शन करी, 2 कार्बन, कार्बन, ऐसे आप निकाल दिए। सबसे लास्ट वाले जो 2 कार्बन रह जाते हैं उनके लिए कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप खुद देखो ना कि आपके पास ये 4 कार्बन है, 6 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 2 को हटाने के लिए आपने वो 4 रिएक्शन करी, इन 2 को हटाने के लिए आपने 4 करी। जैसे आपने ये करी तो ये तो खुद ही हट गए ना, तो इसीलिए कहा है यहाँ 3 कंपाउंड निकले हैं लेकिन रिएक्शन 2 ही हुई है, इसीलिए यहाँ पर 8 एसिटाइल कोएंजाइम A निकल रहे हैं लेकिन रिएक्शन 7 ही बार हुई है, रिएक्शन केवल 7 टाइम हुई है। तो देखो 7 टाइम रिएक्शन हुई है तो 7 कोएंजाइम देंगे आप, 7 ही FAD देंगे, 7 ही NAD देंगे और 7 ही देंगे H2O ताकि हाइड्रेशन हो सके। यहाँ आपको 7 FADH2, 7 NADH और 8 मिलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में क्योंकि 16 कार्बन की चेन है। अब ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे TCA साइकिल में, और हमें पता है कि बीटा ऑक्सीडेशन में डायरेक्टली हमें 7 मिले हैं FADH2 और 7 ही मिले हैं NADH। जब ये जाते हैं ETC में तो यहाँ से 10.5 ATP मिलेगी क्योंकि एक FADH2 1.5 ATP देता है, तो 7 कितने देंगे? 10.5, और NADH देते हैं हमें 2.5 ATP, तो 7 देंगे हमें 17.5। तो इतने तो मिलते हैं यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन से। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये जाते हैं TCA साइकिल में, और TCA साइकिल में हमें 8 मिलेंगे NADH, 8 मिलेंगे NADH और 8 मिलेंगे NADH, यानी 3 स्टेप पर मिलते हैं ना NADH। तो 8 एक पर, 8 एक पर, 8 एक पर, क्योंकि 8 एसिटाइल कोएंजाइम है तो एक एसिटाइल कोएंजाइम को अगर करते हैं तो 3 NADH मिलते हैं, एक FADH2। अब तो 8 है तो 8 NADH यहाँ, यहाँ, यहाँ और 8 FADH2। जब ये जाएंगे ATC में तो अगेन यहाँ पर भी आप काउंट करेंगे 20, 20, 8, 12, 20, यानी एक पाल्मिटिक एसिड आपको टोटल 108 ATP दे करके जाता है। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से हमें मिलती है एसिटाइल कोएंजाइम A से। तो देखो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2024 शिफ्ट 1 के 2 के अंदर। क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट क्रिटिकल रिएक्शन स्टेप्स
involve in the oxidation of lipid in many organisms. तो choose the correct sequence of reaction steps in the ascending order. कहा है कि जब हम लिपिड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिलते हैं. अब आप इस क्वेश्चन को तो खुद भी कर सकते हैं ट्राई. हमने पढ़ा है कि पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है. तो देखिए, आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें. नहीं होता है तो आप जान सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे पास फैट है, ट्राईएसाइलग्लिसरॉल, सबसे पहले लिपेज का एक्शन दिखा करके हम वहां से फैटी एसिड को हटा लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट है, इससे कनेक्ट है हमारी फैटी एसिड लाइक दिस. तो सबसे पहले आप लिपेज एंजाइम को लेकर के इन बॉन्ड को हटा लेते हैं, जिससे फैटी एसिड हो जाती हैं अलग अलग. तो सबसे पहले तो आप सी वाला पार्ट करेंगे. उसके बाद अपनी फैटी एसिड को आप एक्टिव करोगे. कैसे? बाय अटैचमेंट ऑफ कोएंजाइम. फिर आप डी वाला पार्ट करेंगे. फिर हमारा फैटी एसिड जाता है अंदर. कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ कैरेंटाइन. तो ए पार्ट आएगा कैरेंटाइन, यानी पहले सी, सी से डी और डी से फिर ए वाला पार्ट आएगा. उसके बाद हमने क्या किया है? ऑक्सीडेशन किया है, हालांकि दिया नहीं. फिर हमने किया है हाइड्रेशन, तो ये वाला पार्ट आएगा. फिर ऑक्सीडेशन नहीं दिया है, फिर थायोलेज. तो सबसे पहले सी वाला पार्ट, देन डी. तो सबसे पहले हम करेंगे सी, सी के बाद डी वाला पार्ट आएगा, डी के बाद फिर हम कैरेंटाइन से कनेक्ट करेंगे, फिर हम हाइड्रेशन करेंगे, देन थायोलेज, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर. तो देखो, बिल्कुल कोई डिटेल में नहीं है, बस जो स्टेप्स हमने पढ़े ना वो आपसे पूछ लिए. तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक से. अच्छा, एक बात और समझो, जो बीटा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा ना माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सेम बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में भी देखने को मिलता है. पेरोक्सिसोम भी एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन किया जाता है. बिल्कुल चीजें सेम है, बस फर्क एक स्टेप पर आ जाता है. आपको याद होगा जो फर्स्ट वाला ऑक्सीडेशन हम पढ़ के आए हैं अभी, फर्स्ट वाले ऑक्सीडेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने देखा था कि जब फर्स्ट ऑक्सीडेशन हुआ तो FAD से FADH2 बनता है, और इसी FADH2 को फिर से FAD में कन्वर्ट करके ETC में ATP बना ली जाती है. बाकी सारे स्टेप सेम. फिर हाइड्रेशन होगा, देन फिर से जो है ना ऑक्सीडेशन होगा. इस ऑक्सीडेशन में NAD से NADH बनेगा, NADH से फिर रेस्पिरेटरी चेन में ATP बन जाता है. उसके बाद फिर थायोलेज होगा, और ये जो हमारा फैटी एसिड में से जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो बाहर निकल जाता है. पेरोक्सिसोम में भी सेम ऐसे ही होता है, बस एक पाथवे को छोड़ करके. जो सबसे पहले वाला पाथवे होता है ना जिसमें हमारा FAD बना है, बस इसको छोड़ करके बाकी सब सेम है. यहाँ क्या होता है, पेरोक्सिसोम के अंदर या ग्लाइकोक्सिसोम के अंदर जो FAD है उसे कन्वर्ट करते हैं FADH2 में फर्स्ट स्टेप के अंदर. ये जो FADH2 है, पेरोक्सिसोम में इसको रेस्पिरेटरी चेन में ना यूज करके इस FADH2 को O2 में कन्वर्ट करके हमें H2O2 बना लेते हैं, और इस H2O2 को फिर से H2O और O2 में कन्वर्ट किया जाता है. यानी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए FADH2 को यूज किया जाता है इन पेरोक्सिसोम में. बाकी सारे स्टेप सेम है. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं. सारे स्टेप सेम होते हैं, बस फर्क इतना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो फर्स्ट स्टेप हुआ है उसमें जो FADH2 मिला है उसको ETC में भेज करके ATP बना ली जाती है, जबकि पेरोक्सिसोम में उसी FADH2 को यूज करके जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है उनको न्यूट्रलाइज करने में मदद की जाती है. बाकी सब पाथवे सेम है. यहाँ भी सेकंड में आप देख रहे हैं H2O देना पड़ा है हाइड्रेशन करने के लिए. दूसरे पाथवे में यहाँ NADH बनता है, इस NADH को भेज देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि वो ATP बना सके. फिर लास्ट में कोएंजाइम ए को भेज करके थायोलेज करा देते हैं, और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो बाहर निकल जाता है. इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये यहीं पर रहेगा क्योंकि यहीं पर TCA साइकिल चल रही है, लेकिन पेरोक्सिसोम में इसे फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के सेम पाथवे रन कर सके. बस इतना फर्क आता है. तो ये है आपके फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, जहां से क्वेश्चन बनते हैं. तो इसका मेटाबॉलिज्म भी हमने कंप्लीट कर लिया है. तो इस क्लास के बाद बायोकेमिस्ट्री का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और फाइनली अपनी बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है.
अब जल्दी ही हम नई यूनिट को शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में नई यूनिट, नए टॉपिक के साथ में। तब तक ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।